दोस्तों आप लोगों ने एक बड़ी प्यारी सी बात सुनी होगी कि बड़ी मंजिल के राहगीर छोटे दिल नहीं रखते। यानी कि जिसने जिंदगी में बड़ा टारगेट बनाया वो छोटी छोटी प्रॉब्लम से क्या डरे यार। छोटी छोटी प्रॉब्लम तो यूं आई और यूं चली गई। उनके बड़े बड़े टारगेट होते हैं और छोटी छोटी प्रॉब्लम जो है जस्ट उनके कदमों के नीचे रहती है, कभी भी उनके सर दिमाग पर चढ़कर नहीं बोलती है। तो अगर आप लोग भी जिंदगी में कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं लाइफ में कुछ ऐसा हो कि जो कभी भी एक तरीके से हमारे आसपास में समाज में किसी ने अचीव नहीं किया हो, तो ये करने के लिए थोड़ा सा दिल भी बड़ा रखना पड़ेगा। और जब दिल बड़ा होगा तो ये सारी चीजें, अगर छोटी छोटी कोई प्रॉब्लम समस्या आ रही है, उनको अपने सर पर हावी मत होने दो, उनको छोड़ते हुए चलो। आप लोगों ने सुना होगा ना कि कुत्ते भौंकते रहते हैं और गाड़ी चलती रहती है। तो किसी के ऐसे कुछ बोलने से कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस की नहीं है और ये सब फालतू की बातें हैं, उनको साइड में फेंका करो उठाकर। बस हमें करना है और हम कर कर ही दिखाएंगे। ये वाले जोश के साथ में हम आगे बढ़ते जाएंगे। फिर देखो आपका काम करने में भी मजा आएगा और फिर उसके बाद में रिजल्ट में तो फिर सबको मजा आएगा, है कि नहीं। बहुत शानदार आज का डिस्कशन रहने वाला है। जून महीने का पूरा करंट अफेयर यहाँ पर कवर करने वाला हूँ, जिसमें सारे सेक्शन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यानी कि करंट के साथ में कोई अगर न्यूज़ है, जैसे कि इंडेक्स हो गया, रिपोर्ट हो गई, कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ है, कोई अगर आज की डेट में आप लोगों की जैसे नहीं जो सोशल सिक्योरिटी का हो गया, जैसे कोई इंटरनेशनल न्यूज़ हो गई, या फिर जो भी तमाम सब्जेक्ट जैसे रहते हैं, जैसे कोई अगर पॉलिटिक्स की न्यूज़ हो गई, गवर्नेंस की न्यूज़ हो गई, हेल्थ की न्यूज़ हो गई, तो जो भी इस महीने से इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनेगी वो सारी कवर करेंगे यहाँ पर। और ये जो वीडियो है आप लोगों को हर एक एग्जाम में फायदा पहुंचाती है। रीजन ये कि यहाँ पर करंट अफेयर आप लोगों से डिस्कस किया जा रहा है। तो किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो, टकटकी लगाकर आप लोगों को देखना है। कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी आप लोगों को नहीं होनी चाहिए इसके लिए, और अच्छे से एंजॉय करिएगा एंड तक, तभी आप लोग इसका भरपूर फायदा उठा पाएंगे। एक छोटा सा बोनस पॉइंट बोलना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले। अगर आप लोग चाहते हैं इस वीडियो को और अच्छे से फायदा उठाना, तो जो रेगुलर वीडियो आती है वो देखना स्टार्ट कर दो। ये वीडियो फिर आप लोगों के लिए रिवीजन का काम करेगी। तो अगर उस वीडियो को आप लोग लाइफ का पार्ट बना लोगे तो इससे क्या होगा, आप लोगों का पूरे महीने की चीजें जो है बहुत ही अच्छे से कवर होंगी। और करंट अफेयर आप लोगों को पता है कितना ज्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आज की डेट में खासकर, ठीक है। आई होप कि आप लोग ये चीजें लेकर चल रहे होंगे। और अब तक का इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर पिछले 2.5 साल से भी ज्यादा है कि सारे हर महीने के मंथली करंट अफेयर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो उनको आप लोग जरूर देखिए, ताकि कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी आप लोगों को एग्जाम में न रहे और अच्छे से चीज़ों को एंजॉय करते हुए चलिए, ठीक है। तो आज का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। और इस लेक्चर की पीडीएफ आप लोग 2 जगह से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। पहली जो जगह है वो है टेलीग्राम। आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो इस पर्टिकुलर पीडीएफ को। और अगर टेलीग्राम पे आप लोग नहीं हो तो आप लोग इसको एप्लीकेशन से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो। स्टडी लवर वीर का नाम से एप्लीकेशन है, सारी इकट्ठी वहां पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है या फिर सर्च करने में दिक्कत रहती है, वहां पर सीरियल में आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 चीजें हैं। तो ऑफिशियल जो टेलीग्राम है उसी को ज्वाइन करिएगा। पता चला कि इधर उधर चले जाए, यहाँ पर आप लोगों को लगभग 1,70,000 के करीब आप लोगों को मेंबर देखने को मिल जाएंगी। तो ये तो थी बाकी बातें। अब बात करते हैं अच्छे से पढ़ाई की बातें। फीडबैक जरूर देना, जैसे भी लेक्चर लगे आप लोगों को अच्छा है बुरा, और कौन ऐसा है जो फर्स्ट टाइम देख रहा है ये जरूर बताना, और कौन ऐसा है जिसने आज तक की सारी वीडियो देखी है, बेसिकली मंथली अगर बात करें तो ये भी आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। इससे मुझे पता चलता रहता है कि जो बेसिकली स्टूडेंट है वो कौन कौन है, किस तरीके के हैं, क्योंकि यही एक मीडियम होता है मेरा आप लोगों के साथ में कनेक्ट करने का, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। लगभग 1 से 1.5 घंटे जो है पेटी कसकर बैठिएगा क्योंकि बहुत कुछ कंटेंट रहने वाला है, रटने की जरूरत नहीं है, बस एंजॉय करते हुए चलिएगा, ठीक है। दोस्तों ये वो सेक्शन होता है जिसमें एग्जामिनर का बड़ा इंटरेस्ट होता है। डायरेक्ट एक क्वेश्चन तो आप लोगों का रखा मिलेगा ही मिलेगा, किसी भी एग्जाम की तैयारी आप लोग क्यों ना कर रहे हो। इसको बोलते हैं रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस। तो यहाँ पर जो भी रिपोर्ट या इंडेक्स प्रस्तुत किए जाते हैं उसके बारे में यहाँ पर बात की जाएगी इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये टॉपिक है। खासकर जब बात करते हैं भुखमरी के बारे में तो अक्सर एग्जामिनर जो है इनसे क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ कहाँ पर क्या कंडीशन बनी हुई है, और अगर वो रिपोर्ट जो है वो यूएन के द्वारा प्रस्तुत की जाए तो और इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान ग्लोबल हंगर हॉटस्पॉट बन चुके हैं। यानी कि आज की डेट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हाथ में अगर थोड़ा सा बुरा वर्ड यूज किया जाए, आप लोग बोल सकते हो कि कटोरा आ चुका है। ऐसा बोलना कोई गलत बात नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, आप लोग खुद सोचो, अगर आप लोग अमीर आदमी हो, आप लोग के पड़ोस में कोई अमीर आदमी रह रहा है, तो आप लोग भी लाइफ को जो है थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश करोगे, आप लोग भी आगे बढ़ते हुए अपने आप को नजर आओगे। पर लेकिन अगर कोई गरीब इंसान रह रहा है और उसको खाना भी नहीं मिल पा रहा है टाइम पे एक तरीके से, तो वो इंसान आप लोगों के घर में आता हुआ नजर आएगा। कभी अगर वैसे नहीं आएगा तो चोरी करता हुआ नजर आएगा। ऐसी कई सारी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। अनकंफर्टेबल करता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। अगर पड़ोस में लड़ाई हो जाती है, आप लोगों को पता है जब पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश में लड़ाई हुई थी
उस टाइम पे हमारे देश की सिचुएशन क्या हुई थी, सारे के सारे लोग जो हैं अपनी जान बचाने के लिए हमारे देश में आ गए थे। तो ये बड़ी बुरी कंडीशन होती है। और फिलहाल पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार ये हंगर यानी कि भुखमरी के गढ़ बन चुके हैं। ये यूएन के द्वारा अर्ली वार्निंग दी गई है कि आने वाले टाइम पे बहुत सारे लोगों की यहाँ पर डेथ हो सकती है। तो यहाँ पर हॉटस्पॉट बन चुके हैं, वेरी हाई कंसर्न है। 18 एरिया हैं इन द 22 कंट्री जो कि आप लोगों को देखने को मिलेंगे बुरी कंडीशन में है, और जिसमें अफगानिस्तान, नाइजीरिया, सोमालिया, साउथ सुडान, यमन ये देखने को मिलेंगे कंट्री जो हाई कंसर्न पे है। कई सारी ऐसी है जहां भुखमरी देखने को मिल सकती है, और इसी के साथ में कई सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर इमर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। जैसे रसिया और यूक्रेन की बात करें, अगर यहां पर आप लोग देखेंगे, आप लोगों ने काफी लंबे समय से सुना है कि यमन और सुडान वाला जो एरिया है बेसिकली वहां पर क्या कंडीशन हो रही है। तो कहीं पर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, तो कहीं पर बाहरी कंट्री के साथ में लड़ाई चल रही है। सीरिया के बारे में आप लोग लंबे समय से जानते हैं, पैलेस्तीन और इजराइल वाला मुद्दा वो किसी से छिपा ही नहीं है। तो ये सारे वो एरिया हैं आज की डेट में जो कि कहीं ना कहीं अपनी जनता को 2 वक्त का रोटी भी नहीं दे पा रहे हैं। और रही सही कसर जो है वो वेदर यानी कि इन्वायरमेंट पूरा कर देता है। क्यों? क्योंकि कहीं पर बाढ़ आ गई तो कहीं पर सूखा पड़ गया, तो उसकी वजह से और कहानी खराब हो जाती है। तो ये बहुत ही ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर काम करना जरूरी है। तो यूएन तो ये रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, पर लेकिन यूएन की ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर काम करती है कि जब उनको पता चल जाता है कि यहाँ भुखमरी है, और फिर भी अगर वो काम ना करे तो फिर इन यूएन की ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है। तो ये रिपोर्ट इसीलिए प्रस्तुत की जाती है ताकि इनको काम करने का एरिया मिल सके, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। तो इसके लिए कई सारे प्रोग्राम आते हैं, जैसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है 1961 यानी कि 1961 में स्टार्ट किया गया था। ये रोम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप के द्वारा यहाँ पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट 17 गोल हैं, उसमें एक गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 जो कि जीरो हंगर के बारे में बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, और पहले बन चुका है कि कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो जीरो हंगर के बारे में बात करता है। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भुखमरी को दूर भगाने का काम करती है। और इसी बेस पर इसको सोचो, अभी ताजा ताजा नया नया इसको क्या मिला है, नोबेल पीस प्राइज भी मिला है इसको यहाँ पर। तो इसके साथ में आप लोग याद रख सकते हैं। और इसके अंदर में यूरोपियन यूनियन एक परमानेंट ऑब्जर्वर के तौर पर भी यहाँ पर काम करता है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि जहां पर भुखमरी के बारे में बात करें तो इसका नाम ना आए तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मोटो ही देखने को आप लोगों को मिलेगा, लेट देयर बी ब्रेड, यानी कि खाना तो एटलीस्ट होना चाहिए, चाहे कुछ हो चाहे कुछ ना हो। तो इनका बेसिक पर्पज ये रहता है कि कैसे ये यहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड में भुखमरी जहां पर है वहां पर ये कुछ ना कुछ ऐसा एफर्ट डालें ताकि भुखमरी को मिटाया जा सके। हेडक्वार्टर कहां पर है? वो रोम के अंदर है, इटली। ठीक है, तो इटली के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर जनरल कौन है ये आप लोगों को बताना है। वैसे बनाया गया था इसको कनाडा के अंदर में, और इसको फाउंडेशन जो किया गया था वो 16 अक्टूबर को किया गया था। इसीलिए यहाँ पर फाउंडेशन जो फॉर्मेशन डे है वो 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 16 अक्टूबर को आप लोग यहाँ पर देखते हैं कि वर्ल्ड फूड डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये तो हो गई नॉर्मल बात है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है वो होता है रिपोर्ट, कि कौन कौन सी रिपोर्ट ये प्रस्तुत करते हैं। तो ये है रिपोर्ट जो कि इनके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। और आप लोग क्वेश्चन पेपर अगर उठाकर देखोगे, कोई सी ना कोई सी रिपोर्ट जरूर किसी न किसी क्वेश्चन में पूछी गई है। तो इसलिए इनको जरूर ध्यान से रखिएगा। ठीक है। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरी एंड एक्वाकल्चर अगर आप लोगों से पूछे रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट कौन प्रस्तुत करता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड कौन प्रस्तुत करता है? फूड जो एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, इसमें तो नाम ही आ गया पूरा, तो बोलने वाली बात ही नहीं है। स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट, और इसी के साथ में ये काफी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स भी यही प्रस्तुत करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक ही पार्ट में कई सारे क्वेश्चन आप लोग कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रोग्राम भी हो गया, न्यूज़ भी होगी, और इससे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन भी होगी। डाउट नहीं रखना है बिल्कुल भी। दोस्तों, पुराने टाइम पर आप लोगों ने सुना होगा दास प्रथा हुआ करती थी, कि लोगों को दास बनाया जाया करता था। एक मूवी है जिसको बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी है, ऑस्कर भी मिला है, 12 ईयर ऑफ स्लेव। तो आप लोग देखिएगा 12 ईयर ऑफ स्लेवरी, आप लोग उसको देखकर रो दोगे, इतनी खतरनाक वो मूवी है। उसी से रिलेटेड यहाँ पर ये न्यूज़ है कि G20 कंट्री के अंदर में अगर बात करें कितने देश हैं, ये क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर में। तो कितने देश हैं? 19 देश हैं प्लस यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, तो G20 कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया ये क्या कर रहे हैं? ये फ्यूलिंग कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके से इनके अंदर में, इन देश के अंदर में मॉडर्न स्लेवरी देखने को मिल रही है। ये रिपोर्ट के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, अभी सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि मॉडर्न स्लेवरी कैसे होती है। पर मॉडर्न स्लेवरी से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि स्लेवरी ही क्या होती है, स्लेव क्या होता है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा ये शब्द, खासकर जब ISIS, तो यानी कि जो ISIS टेररिस्ट है उनके बारे में, तो ये आप लोगों ने कई बार सुना होगा
तो एक तरीके से जो शब्द यूज किया जाता है कि सेक्स स्लेव बना के रख लिया। सेक्स स्लेव का मतलब क्या होता है कि मतलब एक तरीके से उनको एक तरीके से सेक्सुअलिटी के लिए उनको यूज किया जा रहा है, उनके साथ में सेक्स किया जा रहा है और फिर उनको छोड़ दिया जा रहा है। ये कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसी तरीके से पुराने टाइम पर आप लोगों ने सुना होगा कि किसी इंसान को खरीदा और बेचा जाता था, जैसे जानवरों को खरीदते और बेचते थे। तो उससे क्या होता है, उस इंसान को अपने पास में रखते हैं और उसको बेसिकली ना कोई सैलरी देते हैं, बस खाना पीना देते हैं और घर में पड़ा रहता है एक कोने में और सारे काम करता रहता है। तो वो होता है बेसिकली स्लेवरी, यानी कि बिना सैलरी के एक तरीके से ऐसे काम करना कि बस अपने हिसाब से सारी चीजें जो हैं वो चलती रहे, उस इंसान को इंसान नहीं जानवर की तरीके से ट्रीट करना। तो मॉडर्न स्लेवरी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो मॉडर्न स्लेवरी में ये सारी की सारी चीजें ऐसे आप लोग बोल सकते हैं कि इंसान जो है जिस चीज में घुस गया है उससे निकल नहीं पा रहा है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा ऐसी सिचुएशन जहां पे उसका एक्सप्लोटेशन हो रहा है, पर लेकिन वो ना तो रिफ्यूज कर पा रहे हैं ना ही वहां से निकल पा रहे हैं। तो एक तरीके से स्लेव हो गई, डर के मारे कोई इसको मार देगा, ठीक है, पावर के डर से। तो ये मॉडर्न स्लेवरी की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर ये एक तरीके की सिचुएशन है जो पर्सन जो रिफ्यूज भी नहीं कर सकता और लीव भी नहीं कर सकता, क्योंकि थ्रेट वगैरह ये सारी चीजें, वायलेंस वगैरह। तो ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स जो है वो प्रस्तुत किया गया, उसमें ये बातें यहाँ पर बोली गई है और कटाक्स कसा गया है यहाँ पर G20 इंक्लूडिंग इंडिया। पब्लिशर कौन है, ये है वोक फ्री फाउंडेशन। ये कहां से लाते हैं डेटा इकट्ठा कर कर, ये ऐसा तो है नहीं कि भाई सब घर घर जाएंगे पूछेंगे कि तुम स्लेवरी का पार्ट हो कि नहीं हो, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा उठाते हैं, आप लोग बोल सकते हो डेटा कॉपी मारते हैं और फिर अपनी रिपोर्ट तैयार कर देते हैं। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये मेन काम करती है ग्राउंड लेवल पर, और यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, मतलब इंसान एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर रहते हैं तो उसको माइग्रेशन बोलते हैं। तो ये काम करते हैं। तो इंडेक्स जो है यहाँ पर ये बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है कि वनरेबल यानी कि कौन कितना प्रॉब्लम में है, और इसको रेस्पॉन्ड करता है मॉडर्न स्लेवरी को, यानी कि एक तरीके से आज की डेट में कई तरीके से आप लोग देखते हैं। पहले हम लोग बोलते थे ईस्ट इंडिया कंपनी, वो लोगों का खून चूस रही है। आज की डेट में भी ईस्ट इंडिया कंपनी है, पर लेकिन दूसरे रूप में। जैसे यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये क्या है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का ही दूसरा पार्ट है भाई साहब। ये सरकारों को हिला देते हैं, जरा सी देर में इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है और एक देश में बैठी हुई है। पहले ब्रिटेन था लोगों को कंट्रोल करने वाला, आज के डेट में यूएस से बना हुआ है टेक्नोलॉजी के बेस पर। तो आप लोग समझ सकते हैं टारगेटेड ऑडियंस क्या है, जैसे पॉलिसी मेकर है, एक्टिविस्ट है, रिसर्चर है, ऑर्गेनाइजेशन जो भी अलग अलग लेवल पर, कि वो इन चीजों को जाने समझे और इनके ऊपर काम करें ताकि इस चीज को मिटाया जा सके, ठीक है। 50 मिलियन से भी ज्यादा आप लोगों को नॉर्थ कोरिया के अंदर में आप लोग देख सकते हैं। इरिटेरा हो गया, ये एक तरीके से आप लोग नॉर्थ कोरिया के बारे में जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, आप लोग देखो तो वहां पर इंसान अपनी पसंद से अपने बाल नहीं कटा सकता है, अपनी पसंद से वहां पर अपना सेलिब्रेशन नहीं कर सकता है। स्टेट के सेलिब्रेशन में उसको जिद्दोजहद करके वहां पर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ऐसे आप लोग बोल सकते हो। तो कहने का मतलब यहां पर यह कि ऐसा नहीं है कि यहां पर आप लोग बोल सकते हो कि अपने हिसाब से काम करें, बिल्कुल उनको जानवरों की तरीका ट्रीटमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये देखिए यहां पर आज की डेट में अगर दुनिया भर में आप लोग देखोगे तो आप लोग यहां से डेटा निकाल कर देख सकते हो। सबसे टॉप पर तो नॉर्थ कोरिया, बोलने वाली बात ही नहीं है। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहां पर सबके सब स्लेव है अगर देखा जाए तो, ठीक है, क्योंकि वहां पर इंसान को सांस भी लेने की फुर्सत नहीं है अपनी बेसिकली जिंदगी के हिसाब से। और खतरनाक चीज क्या है, अगर आज की डेट में मान लीजिए मैं नॉर्थ कोरिया में हूं, ठीक है तो मैं बैठ के आप लोगों को ये पढ़ा नहीं रहा होता इस तरीके से। अगर मैंने कोई गलती कर दी तो मेरी आने वाली जनरेशन और मेरी आने वाली जनरेशन की भी आने वाली जनरेशन को सजा मिलेगी, यानी कि 3 पीढ़ियां एक पर्टिकुलर सजा की हकदार होंगी। तो यहां से आप लोग अंदाजा लगाओ कि किस तरीके की सिचुएशन वहां पर क्रिएट होती होगी। तो ये कंडीशन है, तो इनसे बचने के लिए जरूरी है कि कहीं ना कहीं एक तरीके से सिचुएशन जो है ऐसी की जाए कि दुनिया भर में पता चले कि कहां कहां पर क्या क्या इससे रिलेटेड कंडीशन है, ठीक है। तो याद रख सकते हैं यहाँ पर ये टोटल आप लोग टॉप के 5 देश देखो यहाँ पर, तो इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। और सबसे लोवेस्ट जो सबसे बेहतरीन देश हमारे रहने के लिए माने जाते हैं, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, बेल्जियम, आयरलैंड, जापान, ये और इसके साथ में फिनलैंड। तो अगर बात करो तो ये देश है जहां पर आप लोग आसानी से रह सकते हो। ये टॉप देश में आप लोग आएंगे, और नीचे से अगर जाना हो तो टॉप ही आएंगे आप लोगों को। सऊदी अरेबिया और तुर्की भी है यहाँ पर, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे। क्यों? क्योंकि वहां पर भी राजा रजवाड़े अपनी ताकत चलाते हैं। आज की डेट में भी जो वुमेन है, महिला है, उनको अपना इंडिपेंडेंट जिंदगी जीने की आजादी नहीं है। सारी में से मैक्सिमम वो कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी, जैसे यहाँ पर कौन सी होगी, यहाँ पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स होगी। यहाँ पर ये सारे देश ऐसे हैं जहां पर मीडिया को कोई भी पावर नहीं रहती है, अगर ढंग से आप लोग देखकर चलो। तो ये मोस्ट है और यहाँ पर ये लीस्ट है। अगर इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं तो एटलीस्ट क्वेश्चन बन जाए। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो ये डेटा है, इनको जरूर याद रखना, ठीक है। छोटा सा एक और टेबल है, वैसे रिपोर्ट के अंदर से ही सारा डेटा है कि कौन कौन से देश ने किस किस तरीके से इसके लिए काम किया है। तो यहाँ पर ये लोवेस्ट टू मैक्सिमम देखने को मिलेगा। ये देश है जिन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया इसके ऊपर, ठीक है। ईरान, एरिट्रिया और नॉर्थ कोरिया।
सोमालिया और लीबिया ने भी कुछ कुछ काम किया है। बाकी सबसे ज़्यादा काम करने वाले देश हैं यहाँ पर जिन्होंने 60 से लेकर 69 तक यहाँ पर इसके ऊपर काम किया है, रिस्पॉन्ड किया है। और हम लोग फिजी और इंडिया यहाँ पर आते हैं जिन्होंने लगभग 50% या 40 से 50 के बीच में काम किया है। यानी कि कर रही हैं सरकारें, पर उतना नहीं कि लोगों को बहुत ही अच्छे लेवल पर फायदा हो सके। ठीक है, ये जो न्यूज़ है स्टार लगाने वाली न्यूज़ है। एक डिफरेंट टर्म भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा यहाँ पर, जो कि एग्जाम के लिए डायरेक्ट इंपॉर्टेंट हो सकती है आप लोगों के लिए। ये 401k मूवमेंट, आखिर क्या है 401k मूवमेंट? अगर आप लोगों से कोई पूछे तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज आ जाओगे, यार ये क्या है और कहां से आ गया। अभी यहां पर बात करते हैं मॉर्गन स्टैनली के द्वारा। अभी यहां पर बताया गया कि इंडिया जो है 2014 से आगे जब चल रही है तो वो आने वाले टाइम में 401 यानी कि 401k मूवमेंट में आ गई है। आखिर ये मूवमेंट क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आज से पहले आप लोगों को देखने को मिलता था कि हमारा देश जो है वो एक अलग पैटर्न में था, पर फिलहाल अलग पैटर्न में है। पहले काफी सारे लोग जो थे वो कहीं ना कहीं जॉब के पीछे भागते थे, जो कि खासकर गवर्नमेंट जॉब होती है। आज की डेट में भी है काफी सारे लोग, पर मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा वहां से हटना भी स्टार्ट कर चुके हैं। वो कोई ना कोई काम धंधा अपना स्टार्ट कर रहे हैं आज के डेट में। इसलिए हमारा देश आज के डेट में स्टार्टअप का हब बन चुका है। तो जब स्टार्टअप का हब बनता है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है पूरे समाज में फैलता है, आप लोग ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, मतलब कहने का ये मतलब कि ये सोचिए, अगर मान लीजिए मैं जॉब कर रहा होता तो मैं कहीं पर अगर जॉब कर रहा होता किसी पर्टिकुलर एरिया में, कहीं पर भी मैं जॉब कर रहा होता, पर लेकिन फिलहाल के टाइम पे आज की डेट में 50 से ज्यादा लोग जो हैं एसएलवी एप्लीकेशन पर और सब जगह मिलकर अब काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इतने सारे लोगों को अब काम यहाँ पर मिल पा रहा है, इतने सारे लोगों के घरों का चूल्हा जल पा रहे हैं यहाँ पर। और वो कहीं ना कहीं वो लोग हैं जो कभी ना कभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, या तो उन्होंने गवर्नमेंट जॉब की नहीं, या फिर कुछ ऐसे भी जिन्होंने छोड़ दी गवर्नमेंट जॉब, ऐसे भी लोग वहां पर पढ़ा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि लोगों को अब एक अलग टाइप का रेवेन्यू सोर्स भी मिल रहा है, जिससे उनके अलग अलग एक्सपेक्टेशन हो गई है। अच्छा, यहाँ से भी अपनी जिंदगी को अच्छा बनाया जा सकता है, आगे लेकर चला जा सकता है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो दुनिया भर की कंपनी आज की डेट में देश के अंदर में खुल रही हैं, जिससे हमारे देश में लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, और उनका जो कहीं ना कहीं इनकम जो रेट है वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ आप लोगों को नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट के द्वारा बताया गया है। इनके ये बताया गया कि इंडिया जो है वो आने वाले टाइम में काफी अच्छे लेवल पर काम करेगा एज कंपेयर टू 2021 से। जब 31 में बैठेंगे हम लोग तो हमारे देश का एक नया रूप रंग देखने को मिलेगा। और जो एक्सपेक्टेड इनकम बताई जा रही है वो $5,200 विद इन ए नेक्स्ट डिकेड आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि काफी प्रेजेंट टाइम से काफी इंप्रूव देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये खासकर इसमें काफी बड़ा रोल जो है वो हमारे देश के लोगों का है, जो कि इस तरीके से सोच रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर ग्लोबल रिसेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, कमोडिटी के प्राइस बढ़ रहे हैं, शॉर्टेज ऑफ इसकी लेबर बढ़ रही है। और यहाँ पर जब देश के अंदर में आओगे तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें इनमें से हमारे देश पर इंपैक्ट कम डालती हुई नजर आती है। जब दुनिया में रिसेशन आता है हमारे देश के ऊपर कम इंपैक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे देश के अंदर में सेविंग का कॉन्सेप्ट है। आज की डेट में भी लोग जो है घरों में पैसे सेव करके रखते हैं, जबकि कहीं ना कहीं आज अगर देखोगे आज की डेट में हर एक इंसान जो है ऑनलाइन या वॉलेट रख सकता है या इंटरनेट बैंकिंग यूज कर सकता है, पर फिर भी घरों में भी सेविंग आप लोगों को मिल जाएगी। दूसरे जो देश है ना, जो मॉडर्न कंट्री है, वहां पर ये चीजें आप लोगों को देखने को नहीं मिलती, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी को 4K मूवमेंट बोला गया कि पहले जिस तरीके से ट्रेडिशनल फॉलो करते थे कि घर में सेविंग करके रखना, गोल्ड में लगा के रखना, अपने घर में गोल्ड रखना इकट्ठा करके, उनसे हटकर लोग कहां जा रहे हैं? वो म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और पेंशन स्कीम पर जा रहे हैं। और यूएसए के अंदर में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में ये प्लान स्टार्ट किया था, उस टाइम पर उनका बेसिक पर्पज यही था कि लोगों को इस लेवल पर लेकर आया जा सके ताकि वो जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें। मतलब क्या है, अगर आज की डेट में आप लोग किसी कंपनी में काम करने स्टार्ट करते हैं तो जिस भी कंपनी में आप लोग काम करने स्टार्ट करते हैं वो कंपनी का जो एम्प्लॉयर होगा, यानी कि जो आप लोगों को काम देने वाला होगा, वो आप लोग के साथ में एक एग्रीमेंट साइन करेगा कि अपनी सैलरी का इतना परसेंट जो है आप लोग यहाँ पर बेसिकली इन्वेस्टमेंट करोगे। तो जैसे ही आप लोग उसके साथ में ये बातें करोगे तो फिर आपके एक एग्रीमेंट में चले जाओगे और वहां पर बहुत सारा एक अच्छे इन्वेस्टमेंट होंगे कई जगह, तो जिससे आप लोग उसको एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, तो उसी पैटर्न में हमारा देश भी जो पहले अलग तरीके से गोल्ड में और घर में सेविंग करके और वो जमीन वमीन एक तरीके से अलग लेवल पर जाता था, आज की डेट में यहाँ पर म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, स्टॉक मार्केट, पेंशन स्कीम, इसमें आप लोग को ये घुसा हुआ आज की डेट में हमारे देश का नागरिक देखने को मिलेगा। इसी को यूएसए का 401k बोला जा रहा है कि इंडिया भी उसी मोमेंट पर आकर खड़ा हो रहा है 401k के अंदर में। ये इस रिपोर्ट के अंदर में बातें बोली गई है। ठीक है, आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पूरा कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को मैंने समझा। तो 401k मूवमेंट क्या है, किस तरीके से इसको देखा जा रहा है, यूएसए से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया, वहां पर लोगों को ये बेसिकली एक प्रेफर किया जाता था उनके द्वारा, अब हमारा देश भी इस तरफ बढ़ रहा है, ये बातें बताई जा रही है। ठीक है, प्यारा सा कॉन्सेप्ट है पर इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछा जा सकता है डायरेक्टली।
बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई सारी बातें सुनेंगे और हो सकता है आप लोगों को बीच बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये थोड़ा सा बीच में आवाज़ आ सकती है, ठीक है। तो टेंशन मत लेना उसके लिए मैं मैनेज कर रहा हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही है और माइक काफ़ी अच्छा आप लोगों तक तो काफ़ी कम आ रही होगी आई थिंक, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। पढ़ाई पे फोकस दिया करते हैं, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पर ICBM और सिप्री के बारे में। ICBM क्या है, सिप्री क्या है, दोनों बताएंगे और न्यूज़ में क्यों है पहले ही समझ लीजिए। बोला गया कि चाइना के पास में आज की डेट में हो सकता है बहुत सारी ICBM हो, और रसिया जो है आज की डेट में और जो यूएस है वो कहीं ना कहीं एक अलग लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये सारी बातें बताई गई हैं सिप्री के द्वारा। ICBM क्या है, ICBM इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। तो ये आप लोगों को ICBM देखने को मिलेगा। और सिप्री क्या है, इसको बोलते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये बेसिकली एक इंस्टीट्यूट है जो कि दुनिया भर में कहाँ कहाँ किस तरीके से आज की डेट में जो वेपन बनाए जा रहे हैं उनकी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है यहाँ पर, ये ठीक है। ये याद रखिएगा तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, और ये सिप्री मैंने आप लोगों को बता दिया, ये मैंने इंटरनेशनल बोल देता क्या इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। तो यहाँ पर सिप्री जो है, यहाँ पर ये इसके द्वारा बताया जा रहा है कुछ बातें कि आज की डेट में जो ये मिसाइल है और किस किस तरीके से क्या क्या है, अगर उसको समझोगे तो ये सारा का सारा डेटा 2018 से 22 तक का यहाँ पर दे रखा है। अगर आप लोग देखोगे USA, रसिया, फ्रांस, चाइना, जर्मनी, इटली, UK, स्पेन, साउथ कोरिया और इजराइल, ये बेसिकली एक्सपोर्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और इंपोर्टर कौन है यहाँ पर, इंडिया, सऊदी अरेबिया, कतर, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इजिप्ट, साउथ कोरिया, पाकिस्तान, जापान और USA। देखो दोनों जगह आप लोगों को लोग देखने को मिल जाते हैं, कई बार से चाइना बेचने वालों में भी है, खरीदने वालों में भी है, तो दोनों तरीके के लोग आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या होती है, जहां जहां लड़ाई होगी वहां वहां जो है इनके हथियार ज्यादा बेचे जाएंगे। अगर बात करें आज की डेट में आप लोग, जैसे कि रसिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई, तो यहाँ पर जो बाजार था हथियार बेचने वालों का, उनका मजा आ गया, ठीक है। जैसे नहीं कोविड-19 आया तो यहाँ पर जो खासकर डॉक्टर थे, जो दवाई बनाने वाले थे, उनका मजा आ गया। ऐसे ही जब लड़ाई होती है तो यहाँ पर इन देशों का मजा आ जाता है जो कि बेचने वाले हैं बेसिकली, ठीक है। अभी बताया गया कि किसके पास कितना यहाँ पर माल पानी रखा हुआ है। न्यूक्लियर आर्म के बारे में अगर आप लोग बात करते हो तो कई सारे देश आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे, खासकर कई सारे क्या 9 है गिने चुने, इनका नाम याद आप लोग रखिएगा, जिसमें आप लोगों को रसिया, USA, चाइना, इसी के साथ में अगर बात करें UK और फ्रांस, ये कौन हो गए, ये 5 परमानेंट मेंबर हो गए UN के। तो नॉर्मल सी बात है, इनके पास तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद में बच कौन गया, इंडिया और पाकिस्तान, दोनों लंगोटिया यार बच गए। इजराइल बच गया और बच गया नॉर्थ कोरिया। तो इजराइल और नॉर्थ कोरिया हो गया और इंडिया एंड पाकिस्तान हो गया, और बाकी के परमानेंट 5 मेंबर हो गए। तो याद रखने का आसान तरीका है जिससे कि आप लोग इसको भूलोगे नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कौन कौन से इनमें से न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं, ये आप लोगों से पूछ लिया जाता है एग्जाम में। बाकी जो सारी बातें बताती है सिप्री, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग याद रखते हैं अगर आप लोगों से कोई पूछे सिप्री के बारे में, क्योंकि अक्सर पूछ लेते हैं। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल ये पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है यहाँ पर सिप्री, 1966 में बनाया गया था। इसका काम ही यही रहता है कि किस तरीके से चीज़ों का एनालिसिस करना है और डेटा प्रोवाइड कराना है, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है और खासकर आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है। बात की जा रही है कि वाई रेमिटेंस इनफ्लो ग्रो, एक तरीके से जो इनफ्लो हो रहा है वो खासकर वो अभी स्लो हो सकता है 0.2 से 2023 में। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोला गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और वर्ल्ड बैंक यहाँ पर प्रस्तुत करता है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा चुका है। हमारा देश दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस बेसिकली कमाने वाला या फिर लेने वाला देश आप लोग बोल सकते हो। इंडिया ने 2022 में टोटल अगर बात करेंगे 24% का ग्रोथ देखने को मिला था, जो हमारे देश के अंदर में रेमिटेंस आया था, ठीक है। क्योंकि डेटा आराम आराम से पब्लिश होता है तो थोड़ा सा ओल्ड डेटा रहता है, तो यहाँ पर अभी फिलहाल के टाइम पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। हमारा देश जो है वो रिप्रेजेंट करता है 63% ऑफ साउथ एशिया के अंदर में जो रेमिटेंस आता है। रेमिटेंस क्या होता है, ये होता है कि हमारे देश के नागरिक जब बाहर जाकर रहते हैं, वहां पर काम करते हैं, तो अपने देश के अंदर में जो पैसा भेजते हैं वो रेमिटेंस की कैटेगरी में आता है, ठीक है। इवन जो सोशल मीडिया पर अगर कोई काम करता है किसी भी प्लेटफॉर्म पर, वहां से भी जो अर्निंग आती है वो भी रेमिटेंस की कैटेगरी में ही कंसीडर की जाती है। तो टॉप 5 जो रेसिपिएंट है यहाँ पर इंडिया के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा 111 बिलियन, और दूसरे नंबर पर मैक्सिको है जो कि आसपास भी नहीं है। समझ रहे हो आप लोग, मतलब 50% पे आप लोगों को देखने को मिलेगा दूसरा देश, तो कोई भी हम लोग को यहाँ पर पछाड़ने वाला नहीं है। पहले चाइना था दूसरे नंबर पर, अब तीसरे पर आ गया है 51 बिलियन, फिलीपीन है 38 बिलियन, और पाकिस्तान के भी लोग बहुत सारे अलग अलग आप लोगों को इधर उधर देखने को मिलेंगे, तो 38 बिलियन यहाँ पर है। ईस्ट एशिया और पैसिफिक रीजन में यहाँ पर ये अभी डिक्लाइन हुआ।
अगर बात करें तो रेमिटेंस जो ग्रो हुआ है वो ईस्ट, जो यहाँ पर बात करेंगे ईस्ट एशिया पैसिफिक सब सहारन रीजन में अराउंड 1%, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो विटनेस डिक्लाइन पर, लेकिन देखो अभी यहाँ पर जो ग्रोथ हो रहा है ये भी डिक्लाइन हुआ है, पर यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगा अराउंड 1% आने वाले टाइम में 2023 में, बेसिकली आगे आने वाले टाइम में और आगे 2024 में। तो चीजें अलग अलग पैटर्न में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, जैसे 23, 24, 25 जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी तो पैटर्न चेंज होता रहता है यहाँ पर, ऐसा आप लोग बोल सकते हो, तो एक जैसा यहाँ पर नहीं रहता है। बाकी यहाँ पर ये डेटा दे रखा है, अगर ढंग से आप लोगों को देखना है तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है, कहाँ कहाँ से कितना कितना पैसा आ रहा है और किसकी जीडीपी में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन वो पैसा कर रहा है। तो हल्का सा डेटा भी यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है, जब रिविजन करने बैठोगे तो हल्का सा नजर डालोगे तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें याद रह जाएंगी। ठीक है, आज की डेट में जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं अपनी मर्जी से। मान लीजिए किसी को जॉब करनी है, किसी को कहीं और जाके सेटल होना है, वो समझ में आता है, पर लेकिन अगर जबरदस्ती वहां से जाएं, यानी कि वहां पर लड़ाई हो गई, कोई बीमारी फैल गई, वहां पर बेसिकली कोई इन्वायरमेंट की वजह से डिजास्टर हो गया, भूकंप आ गया, वहां पर बाढ़ आ गई वहां पर, तो वही देखने को मिलेगा। तो वायलेंस और क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से यहाँ पर लोग इधर उधर जाते हैं। तो एक रिपोर्ट आती है कि इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल के बारे में अगर बात करें तो ये यूएन का जो ह्यूमन राइट कमीशन वाला जो बेसिकली सेक्शन है वो यहाँ पर यूएनएचसीआर इसको प्रस्तुत करता है। तो क्लाइमेट डिजास्टर अलग इम्पैक्ट डालता है, कॉन्फ्लिक्ट यानी कि लड़ाई, और यूक्रेन जो क्राइसिस हुआ, जैसे यहाँ पर रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई तो उसके बीच की उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं इधर उधर डिस्प्लेस होते हुए नजर आए। इसका सबसे बड़ा बर्डन जो है वो पड़ता है गरीब देशों के ऊपर, यानी कि जिसके पास में यहाँ पर अच्छे से रिसोर्सेज नहीं है, जिसके पास में जिंदगी जीने का साधन नहीं है, वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में यहाँ पर आते हुए नजर आते हैं। और फिलहाल के टाइम पर ये जो रिफ्यूजी हैं ये बेसिकली काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इधर उधर जाते हैं। तो सोचो अगर कोई अपना घर छोड़कर कहीं और जाने लगे जबरदस्ती, ना तो उसके पास में खाने के लिए खाना होगा, ना रहने के लिए घर होगा, ना पहनने के लिए कपड़े क्लोथ्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं तो वहां पर दूसरी जगह जाएगा तो रहने खाने का ही जुगाड़ नहीं है, तो एजुकेशन कहां से होगी। हेल्थ के लिए कोई जुगाड़ ही नहीं होगा, तो बहुत ही दयनीय कंडीशन में यहाँ पर आ जाते हैं। असाइलम लेते हैं इधर उधर जाकर और वहां पर भी उनको ढंग से ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, तो बहुत बुरी कंडीशन देखने को मिलती है। तो यूएनएन जो यूनाइटेड नेशन का हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी वो यहाँ पर ये बातें बताता है। इसने बेसिकली ये इकट्ठा करता है डेटा कि कैसे कैसे कहाँ पर क्या क्या हो रहा है। तो जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन के द्वारा 1950 में यहाँ पर ये चीजें देखी गई और बोला कि यहाँ कुछ ना कुछ होना चाहिए, और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इंडिया इज नोट द पार्टी ऑफ 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन और 1967 प्रोटोकॉल, क्योंकि हम लोग आज की डेट में अगर बात करें इसका अगर पार्ट हो जाए तो कहीं ना कहीं जबरदस्ती अगर कोई हमारे यहाँ पर आ रहा है तो हमको रखना ही रखना पड़ेगा। तो हम लोग इसका पार्ट नहीं है, पर फिर भी दुनिया भर से लोग हमारे यहाँ पर आकर रहते हैं रिफ्यूजी के तौर पर। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग उनको रखते नहीं है, पर हाँ हम लोग कानूनन इसके लिए बाध्य नहीं है कि हम लोग उसको रखें, तो हम लोग इसका पार्ट नहीं है। तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आप लोगों से ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जिसके ऊपर स्टार लगाना तो बनता है, क्योंकि जब कुछ चीजें इंप्रूव होती हैं तो हमारे देश के लिए तो अच्छी बात होती है, और यहाँ पर उसमें क्वेश्चन भी फिर एग्जामिनर आसानी से बनाता है। इंडिया क्लाइम्स 8 प्लेस टू द 127 इन द ग्लोबल जेंडर इंडेक्स। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट है। तो यहाँ पर अच्छी कंडीशन हमारी जो है यहाँ पर देखने को मिली है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर टॉप पर है आइसलैंड, ठीक है, इसी के साथ में नॉर्वे दूसरे नंबर पर, फिर 59 बांग्लादेश, 103 भूटान, चाइना 107, श्रीलंका ये है 115, नेपाल 116, इसी के साथ में इंडिया यानी कि हमें 127। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, क्वेश्चन भी आप लोगों से डायरेक्ट बन सकता है। और पाकिस्तान कहाँ पर है ये आप लोगों को बता दिया। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है और 4 डेटा को ये काउंट करता है, जिसमें इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन कैसा है और कैसे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है, खासकर महिलाओं को अगर देखें, एजुकेशन कैसे मिल पा रही है, हेल्थ एंड सर्वाइवल कैसे हो रहा है लोगों का, और बेसिकली पॉलिटिकल इंपावरमेंट की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी है या फिर नहीं है। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो 0 से लेके 100 स्केल में आप लोगों के सामने यहाँ पर ये निकल कर आता है, यानी कि आप लोग देखोगे 100 की साइड में चलेगा तो बुरी कंडीशन है, और 0 की साइड में चलेगा तो अच्छी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इस डेटा के बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। और यहाँ पर ये डेटा जो है थोड़ा सा और तसल्ली में प्रस्तुत कर दिया गया है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से देख सकते हैं अगर टॉप 10 कंट्री अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम ये यूरोपियन कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि अच्छी परफॉर्मेंस अपनी देती है, और खासकर इसीलिए मैक्सिमम लोग जो हैं आप लोगों ने देखा होगा अक्सर इन कंट्री में जाकर रहने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या इस पर्टिकुलर एक चीज के बारे में बात करें तो ये लैटिन अमेरिकन, कैरेबियन, साउथ एशियन अलग अलग रीजन के बारे में बात बता रखी है, सारी अलग अलग रीजन को पब्लिश कहते हैं।
पर लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे देश में क्या इसके लिए कोई काम किया गया है? तो दुनिया भर की स्कीम है हमारे देश के अंदर में जो महिलाओं को इंपावर करने का काम करती है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला महिला जो शक्ति केंद्र हो गया, महिला पुलिस वॉलेंटियर हो गया, इसी के साथ में राष्ट्रीय महिला कोष हो गया, इसी के साथ में यहाँ पर सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, फीमेल एंटरप्रेन्योर हो गया, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हो गया। इसी के साथ में 33% सीट रिजर्व की जाती है पंचायती राज सिस्टम के अंदर में हमारे देश के अंदर में, ताकि महिला जो है उनको इंपावर किया जा सके ग्राउंड लेवल पर, ठीक है। और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की कैपेसिटी भी जो है वो बढ़ाई जा सके। तो हमारे देश में बहुत सारे काम ऐसे किए गए हैं। रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो साथ ही साथ में ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोगों की कवर हो जाएगी, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो स्टैब्लिश की गई थी 1971 यानी से 1971 में, और स्विट्जरलैंड जेनेवा के अंदर में आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, खासकर पब्लिक और प्राइवेट यानी कि सरकारी और प्राइवेट नुमाइंदे भी यहाँ पर जाकर मिलते हैं, और ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल, बिजनेस, कल्चर सब लेवल पर जो लीडर हैं यहाँ पर वो काम करते हैं कि ग्लोबल लेवल पर चीज़ों को कैसे सुधारा जा सकता है। और आप लोगों को पता है जब अलग अलग एरिया में कोई इंसान काम करता है तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही तरीके की रिपोर्ट वो प्रस्तुत करेगा, तो अलग अलग रिपोर्ट भी आती हैं, जैसे एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। तो ये कई सारी रिपोर्ट भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो बहुत सी बेसिक सी चीजें हैं जिनको आप लोग समझ सकते हैं, तो कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दुनिया में अगर आप लोग कहीं रहने का मौका मिले तो सबसे प्यारी सिटी आप लोगों की कौन सी होगी? अगर अपने देश से बात करें तो कौन सी होगी, और दुनिया में बात करें तो आप लोग कौन सी चूज करोगे? इसी से रिलेटेड यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो इंडेक्स तैयार किया था, जिसको यहाँ पर ग्लोबली लिवेबल जो इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, तो ये प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस जो यूनिट है वो यहाँ पर इसको प्रस्तुत करती है, तो इससे रिलेटेड डेटा है। वियना ऑस्ट्रिया के अंदर में, कोपेनहेगन डेनमार्क के अंदर में, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, सिडनी ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर में। तो ये देश है जहां पर जो सिटी है ये काफी अच्छी मानी जाती है, जहां पर लोग जो है रहेंगे तो अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, और नंबर 1 रैंक पर आप लोग यहाँ पर ये देखने को मिलेगी। जहां पर लोग बिल्कुल रहना पसंद नहीं करेंगे, यानी कि ये 10 वो हैं जहां पर लोग जो है उन्हें कहते हैं कि बस मिल जाए रहने के लिए, जैसे जूरिक हो गया, कहां पर, ये स्विट्जरलैंड के अंदर में, ठीक है। इसी के साथ में ओसाका हो गया, कहां पर, जापान के अंदर में, ठीक है। कनाडा के अंदर में यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया टोरंटो। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये काफी प्यारी प्यारी सिटी है। जेनेवा हो गई स्विट्जरलैंड के अंदर में, तो जहां पर लोग रहना पसंद करते हैं। पर लेकिन जहां पर लोग नाम सुनते ही कहते हैं कि भाई साहब यहाँ पर तो रहना ही नहीं है। आज की डेट में यूक्रेन की कीव भी यहाँ पर आ चुकी है, क्योंकि जब से रसिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई तब से कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं कितनी खतरनाक वहां पर हो चुकी है। वरना जो नेटो सॉन्ग है जो हमारे देश के अंदर, वो यूक्रेन के अंदर में यहाँ पर वो बेसिकली शूट किया गया था। और आज की डेट में देखो वो नीचे से जो 10 कंट्री है उसमें उस कैटेगरी देखने को मिलेगी। सिचुएशन कितनी खराब है अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। ये सिटी इसलिए भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इनके ऊपर स्टार लगा लेना। यूपीएससी ने भी इनसे क्वेश्चन पूछा है, और इसके साथ में स्टेट पीसीएस भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं। अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इन सिटी के बारे में, इनकी कंट्री मैच करने के लिए, ठीक है। दमस्कस कई बार आप लोगों ने सुना होगा, सीरिया के अंदर में है। त्रिपोली ये वो है जहां पर टेररिस्ट अटैक काफी लार्ज स्केल पर होते हैं और बहुत बुरी कंडीशन देखने को मिलती है। कराची पाकिस्तान भी एक ऐसी है जहां पर दिन दहाड़े पटाखे छूटते रहते हैं और कई सारे लोग जो हैं वो निकल जाते हैं। तो ये सिचुएशन है यहाँ पर इन देशों के बारे में। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस जो यूनिट है वो रिलीज करती है यहाँ पर मोस्ट लिवेबल सिटी का ये बेसिकली, और इसमें कंसीडर क्या करती है कि जब ये इंडेक्स तैयार किया जाता है तो ये देखते हैं कि हेल्थ, एजुकेशन, कल्चर, इन्वायरमेंट और स्टेबिलिटी, यानी कि कहीं पर अगर जाएं तो आप लोग क्या देखेंगे, यार हेल्थ की फैसिलिटी अच्छी है, एजुकेशन बच्चों को मिल जाएगी यहाँ पर, कल्चरली लोग हमारे साथ में कनेक्ट हो पा रहे हैं, पता चला वहां पर अलग अलग पड़े हुए हैं, हम कोई हमको पूछ भी नहीं रहा है, ठीक है। इन्वायरमेंट अच्छा है, पता चला पोल्यूशन इतना है तो वैसे नहीं मरेंगे तो पोल्यूशन से मर जाएंगे। स्टेबिलिटी कैसी है, पता चला वहां दिन दहाड़े जो है वहां पर बम ब्लास्ट होते रहते हैं। तो ये सारी चीजें देखकर इसके द्वारा ये इंडेक्स तैयार किया जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस जो यूनिट है यहाँ पर ये फाउंड की गई थी 1946 में लंदन के अंदर में, और ये एक रिसर्च करती है बेसिकली इन चीज़ों के अंदर में कि कैसे यहाँ पर बेसिकली रहने के लिए लोगों को एक अच्छी जगह प्रोवाइड करानी है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं, अगर पेपर उठाकर देखोगे तो इसको थोड़ा सा याद रखना, खासकर लोकेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी एक छोटी सी न्यूज़ है यहाँ पर, आईआईटी बॉम्बे जो है वो यहाँ पर टॉप 150 में आ गया। मजा तब आएगा जब टॉप 10 में आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है यहाँ पर कि ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में हम पहुंच गए हैं 150 वालों में। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है, ये एक रैंकिंग तैयार की जाती है वर्ल्ड लेवल पर, तो हमारी जो रैंक है वो इंप्रूव हुई है यहाँ पर, तो इसकी वजह से यहाँ पर आप लोगों को ये न्यूज़ देखने को मिलती है। तो हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। बाकी 1 से लेके जो 10 तक का यहाँ पर जो रैंक है,
ये आप लोगों के साथ में हमारा टॉप पे है आईआईटी बॉम्बे, फिर आईआईटी दिल्ली, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो ये इस तरीके से मैक्सिमम तो आईआईटी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। अगर आप लोग अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं तो स्टडी लवर वीर .in या फिर स्टडी लवर वीर एप्लीकेशन पर जाकर आप लोग अगर लगता है कि कोई ऐसी चीज़ जो कि आप लोगों को फायदा पहुंचा सकती है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए, कुछ क्लासेस हैं, कुछ यहाँ पर आप लोगों के लिए टेलीग्राम ग्रुप भी हैं जहाँ पर क्लास नोट्स हैं, आंसर राइटिंग ग्रुप भी हैं, इनको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही एक मिनिमम प्राइस आप लोगों को देखने को मिलेगा, खासकर अगर आप लोग कंपेयर करोगे एक अफोर्डेबल रेंज में आप लोगों को सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप लोगों के 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हैं जो कि आप लोग यहाँ पर जाकर इनको एंजॉय कर सकते हो। अगर आप लोग सीरियस हो तो इनको आप लोग जरूर लाइफ का पार्ट बनाइए। और अगर आप लोगों को लगता है टेस्ट सीरीज, अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ प्रैक्टिस करनी है, तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है यहाँ पर ये, तो इनको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम जो मैंने आप लोगों को बताया उसको आप लोग डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन के थ्रू जाकर। इसमें जो भी क्लासेस हो रही हैं उसके सारे क्लास नोट्स आप लोगों को मिल जाते हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो आंसर राइटिंग है, हिंदी और इंग्लिश वाले बच्चे जो सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए आंसर राइटिंग यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग अपना आंसर खुद से चेक कर सकते हो आसानी से। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो जो चीज़ें यहाँ पर शेयर की जाती हैं वो ऑलरेडी ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि कई बार मेंस लिख चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं, तो वो यहाँ पर बेसिकली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप लोग ही करा रहे हैं सीरियस तरीके से। तो जो सीरियस कैंडिडेट है वही ज्वाइन करना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और बहुत ही नॉमिनल है, 1 टाइम फी है यहाँ पर 499, 1 टाइम लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा आप लोग को आंसर राइटिंग ग्रुप में। अच्छे से आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर रियलिटी में सीरियस है तो इसको आप लोग जरूर अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए। दोस्तों हेल्थ के बारे में बोला जाता है हेल्थ इज वेल्थ, तो यहाँ पर भी आप लोग ये बात याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर जब हेल्थ से रिलेटेड कोई टॉपिक निकल कर आता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। अगर आप लोग पढ़ाई किए जा रहे हो, आप लोग का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करने की जरूरत है। इसी तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है कि हम लोग को रीथिंक करना पड़ेगा अपनी एनीमिया की जो पॉलिसी है, यानी कि हमारे देश में एनीमिया मुक्त भारत जैसे प्रोग्राम चलाए गए, पर आज की डेट में भी एनीमिया के जो शिकार लोग हैं उनकी संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। तो एनीमिक जो लोग यहाँ पर होते जा रहे हैं उसकी वजह से खासकर जो बच्चे हैं और जो महिलाएं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है, तो उसके चलते यहाँ पर और प्रॉब्लम निकल कर आती है। एनीमिया क्या है? एनीमिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पर रेड ब्लड सेल जो है वो इतनी ताकतवर नहीं होती है कि वो ऑक्सीजन को कैरी कर सकें, तो इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम होने लगती है। आगे एक तरीके से बोले कि आप लोगों की बॉडी जो है वो थकी थकी रहेगी, वीकनेस रहेगी, आपकी सांसें जो है वो धीमी चलने लगी, और जब ये चीज़ें आती हैं तो और भी बहुत सारी प्रॉब्लम साथ में लेकर आती हैं। अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वें नंबर का जब आया था उसमें बात की गई थी कि 57% जो वुमेन है एज ग्रुप 15 से लेके 49 तक का, यानी 15 से लेके 49 तक का, ये इतनी एनीमिक जो औरतें देखने को मिलती है। बच्चे जो अगर बात की जाए यहाँ पर ये याद रखना, बच्चे 67% जो चिल्ड्रन है वो 6 मंथ तक का और 59 मंथ तक के बीच के एनीमिक हैं। अगर बात करें यहाँ पर ये कम थे पहले, यानी कि अब जो है इनकी संख्या बढ़ गई है, यानी कि सिलेक्शन हो ही नहीं रहा है। तो वही बात है कि फिर से सोच लो यार, तो इतने सारे प्रोग्राम भी क्या काम कर रहे हैं अगर ग्राउंड लेवल पर ये चेंज नहीं लेकर आ पा रहे हैं। तो एनीमिया मुक्त भारत हो गया, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम हो गई, पोषण अभियान हो गई, इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम हो गए, मिड डे मील स्कीम हो गई, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान हो गया, ये ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द ब्लड बैंक हो गया, वीकली आयरन एंड फोलिक एसिडिक सप्लीमेंट जो जाते हैं वो हो गए। यानी कि इतनी सारी स्कीम अलग अलग सेक्शन में चला रखी है, उसके बाद भी कोई चीज जो है वो पराकाष्ठा पार कर रही है। तो सोचने वाली बात तो यही है यहाँ पर कि कहाँ पर गलतियां हो रही हैं और उसको सुधारा जाए। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर ये है, तो इसके बारे में हल्का सा याद रखेगा कि इस तरीके से हेल्थ के ऊपर काम करने की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। तो ये जरूरी है यहाँ पर, खासकर जब ऐसी कंडीशन रहे। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है यहाँ पर इस डेटा को प्रस्तुत कर रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो है ये भी हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक है। गवर्नमेंट के द्वारा 14 कॉम्बिनेशन ड्रग जो है उनको बैन कर दिया गया है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? जैसे मैं कहने लगूँ हिस्ट्री के पास साथ में पॉलिटी पढ़ लो, ज्योग्राफी के साथ में करंट अफेयर पढ़ लो, ठीक है। इस तरीके से आप लोग बोलो हिस्ट्री के साथ में पॉलिटी पढ़ लो, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट आप लोग बोला जाए कि इसके कॉम्बिनेशन में ये कर लो, तो उसके साथ में कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो यूएसए का है उसके द्वारा एक प्रोडक्ट जो कंपोज किया जा रहा है, कोई एनी कॉम्बिनेशन जो इसके यहाँ पर डेफिनेशन दी जाती है, तो इसमें ये डेफिनेशन बताई गई है। तो फिक्स्ड कॉम्बिनेशन में यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को एक पर्टिकुलर डोज देखने को मिलते हैं। कई बार जो होता है उसका गलत भी इस्तेमाल होता हुआ नजर आता है, तो इसलिए यहाँ पर उनको फिर बैन किया जाता है कि जिस कॉम्बिनेशन में उनको दिया जा रहा है वो नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है हेल्थ के ऊपर। तो ये यहाँ पर एक न्यूज निकल कर आ रही है, तो हल्का सा इंफॉर्मेशन इसके बारे में रख सकते हैं। एक बात और आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा
कि अगर जिंदगी में कभी भी अपने आप से डॉक्टर बनने की कोशिश करेंगे तो हमेशा दिक्कत में जाएंगे। तो कभी भी दवाइयां लेनी है तो कोशिश करो कि डॉक्टर की कंफर्मेशन से ही लें। और खासकर आज की डेट में तो आप लोगों ने देखा होगा कोविड-19 के टाइम पर कितनी दिक्कतें देखने को मिली। ठीक है, ये भी काफी बड़ी बात है। आज की डेट में हम लोग शुगर इतनी लेते हैं जिसकी कुछ हद नहीं है। चाहे आप लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, चाहे कोई भी ऐसा आइटम आप लोग ले रहे हैं, किसी न किसी तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में उसमें किसी न किसी तरीके से मीठा या फिर उसमें अलग अलग तरीके के नेगेटिव फैट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो बोला गया कि हर 5 में से एक हेल्दी पर्सन जो है वो प्री डायबिटिक कंडीशन में है। यानी कि हो सकता है कि वो इंसान जो है अपने आप को हष्ट पुष्ट मान रहा हो, पर लेकिन वो एक ऐसी पीढ़ी, एक ऐसी नहीं, एक पायदान पर आकर खड़ा हुआ कि एक ही झटके में उसको डायबिटीज होती नजर आएगी। तो ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो 101 मिलियन यानी कि 11.4% इन इंडिया ये डायबिटिक हैं और 136 मिलियन ये जो लोग हैं वो प्री डायबिटिक हैं। तो आप लोग कंडीशन देख सकते हैं, प्री डायबिटिक जो है वो ज्यादा लोग आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, यानी कि आने वाले हैं। और कन्वर्जन रेट भी अच्छा खासा देखने को मिला है। मोर देन 60 जो % पीपल जो है प्री डायबिटिक थे वो एंड में डायबिटिक हो जाते हैं आने वाले 5 साल के अंदर में। यानी कि आज की डेट में अगर आप लोगों का फैट बढ़ रहा है तो आने वाले टाइम में मोटापे का शिकार होते हुए आप लोग नजर आओगे। क्यों? क्योंकि वो आप लोग के आलस यानी कि लेजीनेस की वजह से बढ़ रहा है। तो ये आप लोग यहां से ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी कि जिस इंसान को होती है तो ये एक तरीके से उसी इंसान को रहेगी। ऐसा नहीं कि मुझे डायबिटीज हो रही है तो आप लोगों को पहुंच जाएगी। मैं मीठे का बहुत ही बड़ा शौकीन हूं, ठीक है, तो मुझे अगर हो गई तो वो मेरे तक ही रहेगी। तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। पर लेकिन अगर आप लोग मीठा खाएं, कुछ भी खाएं, पर प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, पसीना निकालते रहते हैं, तो फिर दिक्कतें नहीं देखने को मिलती हैं। पर अगर वो नहीं करते हैं तो आप लोगों की किडनी, हार्ट, ब्लड, नर्वस सिस्टम और इसी के साथ में आइज की जो रेटिना है, हर जगह इंपैक्ट डलता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। और ये भी अलग अलग कैटेगरी में होती है, टाइप 1, टाइप 2, इसी के साथ में जेस्टिनल जो डायबिटीज होती है। तो कई तरीके की आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो अनहेल्दी डाइट होना, फिजिकल एक्सरसाइज न होना, अल्कोहल का इस्तेमाल करना, ओबेसिटी का होना, टबैको का यूज करना, ये सारी वो चीजें हैं जो हम लोग अपने आप न्योता देते हैं कि आ बैल मुझे मार, वो वाली कंडीशन है। ठीक है, तो इसलिए इनसे बचने की जरूरत है और इनके ऊपर काम करने की भी जरूरत है। इसलिए कहते हैं कि इसे यहाँ पर बता रखा है कि क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। थोड़ी थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग अगर एक्स्ट्रा हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हो तो इसलिए डाल दी 2 पिक्चर। पर लेकिन ये जरूर याद रखिएगा कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की कैटेगरी में आती है और काम करिए अगर चाहते हैं हेल्दी रहना तो। ठीक है, यहां पर बात की जा रही है घोस्ट ऑफ भोपाल गैस त्रासदी, यानी कि भोपाल गैस त्रासदी का भूत। भूत का क्या मतलब है कि कोई इंसान जो है वो मर चुका है पर लेकिन फिर भी वो लोगों को डराया जा रहा है। तो ये यहां पर अभी सामने एक रिपोर्ट निकल कर आई कि भोपाल गैस त्रासदी जो है वो कब हुई थी। अच्छा आप लोग ये बताइए, देखता हूं किस किस को याद है यहां पर, और कौन सी गैस थी जिसने बहुत सारे लोगों को अपनी चपेट में लिया था। तो ये आप लोगों को बताना है, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके बारे में। भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी उसकी वजह से आज की डेट में भी जो फ्यूचर जनरेशन है उनके अंदर में कैंसर की शिकायत देखने को मिल रही है। डिसेबल पर्सन जो है काफी ज्यादा यहाँ पर होते हुए आज की डेट में नजर आते हैं। ऐसी ऐसी सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये बातें यहाँ पर बोली गई है। तो इसके चलते जो ऑलरेडी लॉन्ग टर्म क्या क्या इंपैक्ट है, क्या डिसेबिलिटी है वुमेन के अंदर में, किस तरीके से मेल बर्थ डिक्लाइन होता जा रहा है, किस तरीके से कैंसर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, ऐसी ऐसी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। यानी कि इसीलिए इसको घोस्ट बोला गया कि हुआ कब था ये इस तरीके की हरकत, और आज की डेट में भी लोग जो हैं उसका शिकार बने हुए हैं। आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि आज की डेट में भी जो लोग हैं उससे इंपैक्टेड होते हुए आप लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि कहीं ना कहीं कि आज नहीं एक तरीके से कि हाँ वो चीजें खत्म हो चुकी हैं, पर फिर भी आज की डेट में भी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो वो बातें यहाँ पर बोलने की कोशिश की जा रही है। तो इसी के चलते इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, कल को अगर पूछा जाए तो हल्का सा आइडिया कम से कम आप लोगों को इसके बारे में होना चाहिए कि इंसिडेंट हो चुका है पर फिर भी आज की डेट में भी प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है। भोपाल गैस त्रासदी जो है यहाँ पर आप लोगों को पता है एक पर्टिकुलर यूनियन कार्बाइड जो इंडिया लिमिटेड के नाम से एक कंपनी थी, पेस्टिसाइड बनाया करती थी, और उसमें डिजास्टर हुआ था। और इसके ऊपर तो आप लोगों को मूवी भी देखने को मिल जाएगी। जो हीरो को ना आई थिंक राजपाल यादव है, तो उनके द्वारा आप लोग मूवी देखना तो आप लोगों को मूवी भी देखने को मिल जाएगी। और ये एक ऐसी कंडीशन थी जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। ठीक है, इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर जो गैस निकली थी उसने हजारों लोगों को नहीं कहते रातों ही रात जो है मौत के घाट उतार दिया था। ऐसी कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली थी। तो इसके चलते यहाँ पर बार बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी के बारे में, कि इसके बारे में कि कहाँ पर ये हुई थी, क्या कंडीशन देखने को मिली थी। तो कुछ कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रखते हैं। तो भोपाल के अंदर में यहाँ पर देखने को मिलती थी केमिकल बनाया करते थे, मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो लीकेज हुआ था जो गैस का, और इसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी। और ये 2 दिसंबर 1984 और 3 दिसंबर 1984 की मतलब रात की बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो, जिसने बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इसलिए आज की डेट में भी उस गैस से रिलेटेड, उस चीज से रिलेटेड वहां पर ऐसा नहीं कि खत्म होगी, कुछ कुछ चीजें देखने को मिलती है और आज भी इंपैक्ट है, इसलिए इसको घोस्ट बोला गया है। तो हेल्थ से रिलेटेड इंपैक्ट
में बात की जा रही है इसकी, ठीक है। तो भोपाल गैस त्रासदी के बारे में याद रख सकते हैं। मैंने भी आप लोगों से बात की बेसिकली डायबिटीज के बारे में कि एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। वो डिजीज, वो बीमारी जो जिस इंसान को है उसी को लेकर डूबेगी, किसी और के पास में नहीं पहुंचेगी, उसी से प्यार करती है। बड़ी एक तरह से ना शिद्दत के प्यार वाली बीमारी है, बोलती है कि मैं किसी और से प्यार नहीं करूंगी, मैं तुम्हारे साथ में रहूंगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है कि अभी फिलहाल जो मद्रास डायबिटीज जो रिसर्च फाउंडेशन है उसने यहाँ पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ में और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ में मिलकर काम किया और बोला कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बढ़ती जा रही है। मैंने अभी बताया आप लोगों को कि इंसान का रहन सहन, खान पान, जो जो चीजें हैं वो यहाँ पर ये सारी चीजें लेकर आता है। तो इसमें जो जो भी है डायबिटिक, प्री डायबिटिक, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, ये सारी इसी के अंदर में आप लोगों को बीमारी देखने को मिलती है। सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर बताया, सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि हेल्थ से रिलेटेड आप लोगों की बीमारियां हैं, आप लोगों की लाइफ स्टाइल डिजीज है। यानी कि अगर लाइफ स्टाइल आप लोगों का ऐसा है तो आप लोगों को ये बहुत ही ज्यादा दिक्कत डालेंगी। अगर टाइम पर न सोना, टाइम पर न उठना, एक्सरसाइज न करना, तो ये प्रॉब्लम आप लोगों को जिंदगी में देखती हुई आप लोगों को मिलेंगी, ठीक है। इसमें डेटा भी कई सारे बताए गए हैं, कहां कहां पर क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। और जब आप लोग डिफरेंस देखें, 4 मेन टाइप कौन से हैं, ठीक है, जैसे हार्ट अटैक आ गया, कैंसर हो गया, ठीक है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी सांस की कोई बीमारी होगी, डायबिटीज हो गई, ये देखने को मिलेगी। और भी कई सारी हैं, ऐसा नहीं कि यही है। तो मेन क्या मुद्दा है कि हम लोग अपना लाइफ स्टाइल सुधारें, एटलीस्ट एक्सरसाइज करें, तब जाकर चीजें जो हैं वो सुधरती हुई यहाँ पर नजर आएंगी। वरना ये बीमारी ऐसी हैं जो कि दूसरी बीमारियों को भी साथ में लेकर आती हैं। नहीं हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, तो वो वाली कंडीशन आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। और एक बात और बता दो आप लोगों को, कोविड-19 तो वैसे ही बदनाम हो गया, कितने सारे लोगों को मार गया। अगर आप लोग यहाँ पर डेटा उठा के देखेंगे, मतलब 60 लाख जो लोग हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से उनकी डेथ होती है। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। तो ये डेटा है आप लोगों के सामने, थोड़ा सा पुराना है पर लेकिन बता दो आप लोगों को ताकि इसकी ग्रेविटी आप लोग समझ सको। तो अनहेल्दी खाना, एल्कोहल, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करना, तंबाकू का इस्तेमाल, ये जड़ हैं जिससे ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का जो पेड़ है ये खड़ा होता है आप लोगों के सामने और फिर आप लोगों को ले डूबता है। तो खुद डिसाइड करिए जिंदगी कैसी जीनी है, जैसी जियोगे, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, वही वाली बात है। एंजॉय करो, हेल्दी रहो, एक्सरसाइज करो और लाइफ एंजॉय करो। यहाँ पर एक पर्टिकुलर बीमारी के बारे में बात की जा रही है जिसका नाम है यहाँ पर लेप्टोस्पायरोसिस। तो यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि लेप्टोस्पायरोसिस जो है वो एक कैसी बीमारी है, ये एक वायरल बीमारी है या फिर बैक्टीरियल बीमारी है। तो सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, ये एक बैक्टीरियल बीमारी है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन इसका रिजर्वायर है, तो ये है रेडोरेंट, यानी कि जो मूसक यानी कि जो रेट है वो यहाँ पर इसके आप लोगों को क्या देखने को मिलेंगे, वो इसके एक तरीके से रिजर्वायर देखने को मिलेंगे जहां से बीमारी निकल कर चलती है, ठीक है। तो ये बैक्टीरियल बीमारी यहाँ से निकल कर चलती है और ये कई सारे सिम्टम्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं, खासकर वो सिम्टम जो कि दूसरी बीमारी के भी देखने को मिलते हैं कई बार। तो कई बार समझ में नहीं आता है कि ये है या फिर कोई और है, यानी कि ये तुम थे, ठीक है, वो वाली बातें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इन्फेक्शन जो है वो कई बार जो है इन्फेक्शन हो जाता है और कई बार जो है सिम्टम्स तक भी नहीं आते हैं, ऐसी भी कंडीशन देखने को मिलती है। देखो इंसान धोखा दे रहा है, पता है, समझ में आता है, भाई साहब इंसान धोखा दे रहा है और पता नहीं चल रहा है, वो बहुत ही खतरनाक इंसान है, वो लेकर डूबेगा। तो इसलिए कहते हैं कि खासकर इंसान जो है ऐसे इंसानों से बच कर रहो जो कि पीठ पर वार करते हैं, ठीक है, जो कि सामने हैं उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, वो कभी भी आप लोगों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पर जो पीछे से वार करते हैं उनसे हमेशा बच के आप लोगों को रहना है, ठीक है। अभी कई सारी ऐसी रिपोर्ट निकल कर आ रही है जिसमें कई सारी बातें की जा रही है कि लोग जो हैं आज की डेट में बहुत ज़्यादा नर्वस हो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर फील कर रहे हैं। तो ये एंजाइटी डिसऑर्डर आप लोग बोल सकते हो। थोड़ी बहुत एंजाइटी होना एक नॉर्मल है, पर लेकिन अगर उससे ज़्यादा चीज़ें बढ़ें तो फिर दिक्कतें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर अगर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर पर्टिकुलर जो ये पर्सन है इनके द्वारा बोला गया आई सिक्योर्ड एयर जो ऑल इंडिया रैंक है ये 66 इन 2001 एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिले बेसिकली, ठीक है। पर लेकिन फिर भी यहाँ पर डिप्रेशन, एंजाइटी जो है यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, ये हर एक इंसान के साथ में रहती हैं, ठीक है। तो बोला गया कि आफ्टर ऑल वी ओनली हैव वन लाइफ, दिस लाइफ, तो हम लोग को इनके साथ में डील करना आना चाहिए, ठीक है। तो रहता क्या है बेसिकली, एंजाइटी और एक नॉर्मल एंजाइटी में आप लोगों को फर्क समझ में आना चाहिए। यानी कि अगर आप लोग को टेंशन हो रही है कि आप लोग पढ़ नहीं रहे, सही है, पर लेकिन वो टेंशन आप लोग को बीमार कर दे रही है तो फिर दिक्कत है, ठीक है। पढ़ नहीं रहा इंसान समझ में आता है, पर वो इतनी दिल पे आ गई कि इंसान जो है उसको लेकर बीमार हो गया। समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ पर थॉट आ रहा है 1-2 बार दिन में, समझ में आता है, वो साइकिल में आ जा रहा है आप लोग को और परेशान कर रहा है। तो ये एक तरीके से अलग लेवल की चीजें हो जाती है। आप लोग सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हो, अपनी कैपेबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क लगाने लगते हो, ठीक है। हमेशा अपने आप को अंडरमाइन समझने, अपने आप को अंडरमाइन कर देखने लगते हो, ये लगता है कि सामने वाला ही अच्छा है, हम तो कुछ है ही नहीं है।
तो ये सारी ऐसी ऐसी चीज़ें जब आप लोगों को देखने को मिलने लगे तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर बीमारी के शिकार ग्रसित इंसान आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो जरूरी है कि किसी से कंसल्ट करें ताकि इस फियर से आप लोग बाहर निकल सकें और अपनी लाइफ को एक नॉर्मल लाइफ लेकर लीड कर सकें। स्टैटिस्टिक क्या बताते हैं यहाँ पर, ये WHO खुद बताता है कि 300 के करीब मिलियन जो है आज के डेट में मेंटल हेल्थ इशू से जूझ रहे हैं। किसी न किसी तरीका स्ट्रेस डिप्रेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये काफी खतरनाक लेवल पर, एक टाइम तो लोग इसको बीमारी भी नहीं समझते थे और रियलिटी में बीमारी है भी नहीं है। इंसान जो है एक ऐसे माहौल में रहता है, वो कहीं ना कहीं ऐसे माहौल में ढलता चला जाता है, तब ये दिक्कतें देखने को मिलती है। वरना आप लोग देखोगे खाने पीने और मस्त मौला रहने वाले आदमी जो है वो कभी इसके दिक्कत के नहीं बनेंगे, शिकार नहीं बनेंगे। नॉर्मली वो इंसान जो कि कहीं ना कहीं एक तरीके से ना अपने ऊपर हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाता है कि हाँ मेरे से बस की बात नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, और दूसरे के साथ में अपने आप को कंपेयर करते रहना, वो इंसान हमेशा इसके अंदर में आप लोगों को डूबता हुआ मिलेगा। तो ये सारी बातें आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहता हूं कि हमेशा कोशिश करो, जब आप लोग को ऐसा कुछ लगने लगे, थोड़ा टहल लो, एक्सरसाइज कर लो, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो ये चीज़ें थोड़ी कम लगने लगती है और ये एक तरीके से आप लोग की लाइफ में इंप्रूवमेंट भी लेकर आएंगे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, लाइफ में इंप्लीमेंट कर देखो, आप लोग को बहुत फायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। कौन ये चीज़ें फील कर रहा है बताना जरूर, और इनसे दूर रहने के तरीके ढूंढो वरना दिक्कत बनती हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों पॉलिटी वाला एक ऐसा पोर्शन होता है जो कि आप लोग का ये स्टैटिक के अंदर भी काफी इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर के अंदर भी काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन माना जाता है, क्योंकि अलग अलग रीजन की वजह से कई सारी चीजें आप लोग को न्यूज में देखने को मिलती है। एक ऐसा कानून जो कि सबसे ज्यादा डिस्कस किया जाता है और बात बार क्या डिस्कस होती है कि ये रहना चाहिए या फिर नहीं रहना चाहिए, वो क्या है, वो है देशद्रोह का कानून। यानी कि इंसान के ऊपर में देशद्रोह का चार्ज लगा दिया, तो ये वाला कानून जो है वो कई बार अलग तरीके से देखा जाता है। इवन जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनके द्वारा यहाँ पर ये बातें भी बोली गई थी, जिनका नाम था NV रमन साहब, उनके द्वारा बोला गया था कि यूज जो किया जा रहा है यहाँ पर, एक इंसान को मान लीजिए कोई एक कोई कारपेंटर है, उसको आप लोगों ने क्या दिया, एक आप लोगों ने आरी दी उसको आप लोगों ने एक टुकड़ा लकड़ी का काटने के लिए, ताकि उससे कोई स्ट्रक्चर बनाया जा सके। पर वो भाई साहब जो है उस आरी को लेकर जंगल में चले गए और सारे के सारे पेड़ काट डाले। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो देशद्रोह का चार्ज है, यहाँ पर जो सेडेशन का चार्ज है, इसके साथ में कंपेयर किया जाता है कि इंसान को ये एक आरी दी गई है कि कुछ दिक्कतें हैं कुछ स्ट्रक्चर को सही करने के लिए, पर लेकिन जब भी कोई पावर में आता है वो इसका इतना इस्तेमाल करता है गलत तरीके से कि यहाँ पर पूरा जंगल का जंगल काट देता है। तो इसलिए यहाँ पर ये गलत है, इसको सिस्टमेटिक वे में इसका इस्तेमाल होना चाहिए। अभी न्यूज में क्या है, जब NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आती है। इसने खुद ने बताया कि किस किस तरीके से देशद्रोह के चार्ज जो हैं वो लोगों पर लगाए गए। 475 जो चार्ज यहाँ पर कंट्री के अंदर में देखने को मिले 2014 से लेकर 2021 तक का। आसाम के अंदर में सबसे ज्यादा है 69, इसके बाद में आप लोगों को देखने को मिलते हैं आसाम, हरियाणा, फिर झारखंड, फिर कर्नाटका, फिर आंध्र प्रदेश और फिर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि जो चार्ज लगाए जाते हैं और जो उसके बाद में उनको चेक किया जाता है, और चेक करने के बाद में जब पता चलता है कि ये तो झूठे चार्ज थे, सबसे खतरनाक चीज यहाँ पर वो निकल कर आती है। तो इसके ऊपर काम करना काफी जरूरी है, इनके लोगों को रोकने के लिए ये चार्ज लगाए जाते हैं कई बार। हालांकि बोला यह जा रहा है कि पहले जो चार्ज लगते थे अब उससे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। यहाँ पर पहले 73% थे यहाँ पर ये रजिस्टर 2020 में, अब बढ़कर 76% यहाँ पर हो गए। तो इसके चलते यहाँ पर ये न्यूज में आया है। जहां पर कोई रजिस्टर ही नहीं किया गया कोई केस, जैसे मेघालय, मिजोरम, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, पुदुचेरी, तो ये वाले एरिया आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पर कई बार इस कानून को लेकर क्वेश्चन मार्क पता है क्या लगाए जाते हैं, ये वो कानून है जो अंग्रेजों के द्वारा हमारे देश में इस्तेमाल किया जाता था, हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर थे उनको कंट्रोल करने के लिए। महात्मा गांधी जी और कई सारे जो जाने मानी जो पर्सनैलिटी हैं वो जेल में गए थे इसकी वजह से, तो इसलिए इसको बोलते थे कि इसको हटा दो। इवन जो हमारे देश में इसको इंप्लीमेंट करने वाला देश यानी कि जो यूके था वो भी इसको हटा चुका है, पर आज तक हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है कि क्या ये सही है, क्या हम लोग को ऐसा कुछ करना चाहिए। तो इसी के चलते बोलते हैं कि इसको हटा देना चाहिए, क्योंकि ये 17वीं सेंचुरी में इंग्लैंड के अंदर में देखने को मिला था। थॉमस मैकॉले साहब जो थे यहाँ पर 1837 में, वो यहाँ पर इसको ड्राफ्ट करके गए, फिर आगे चलकर इसके अंदर में अमेंडमेंट किया गया जेम्स स्टीफन के द्वारा। ये सारी बातें आप लोगों को लिखी हुई देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। ये यहाँ पर ये 124 ये सेक्शन जो इंसर्ट किया गया इसके अंदर में, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो आज की डेट में जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये देशद्रोह का चार्ज है, इसके अंदर में सेक्शन 124A के तहत इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता के। तो कई बार कहते हैं इसको हटा दो, पर लेकिन कई बार कहते हैं हटा दिया तो फिर कहीं ना कहीं ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए कि कंट्रोल ही ना कर सके, कल को कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें आ जाती हैं। तो इसके बारे में कई बार बातें की जाती हैं, ठीक है।
तो बहुत ही बेसिक है पर लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो कई बार न्यूज़ में रहता है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया से पूछा गया तो वो भी इसके ऊपर रिपोर्ट देते हैं कई बार कि रखो पर लेकिन ऐसे रखो ताकि इसका ऐसा इस्तेमाल ना हो कि ये लोगों को नुकसान पहुंचाए, ये लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम करे, उस हिसाब से आप लोगों को इसको रखना चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आ चुके हैं इसके ऊपर कई सारे 1962 में, 1982 में, 1995 में इसका नेगेटिव इस्तेमाल होता हुआ यहाँ पर पाया जाता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है कि भाई साहब इसका इस्तेमाल जो है वो सिस्टमेटिक वे में करना आप लोगों को सीखना पड़ेगा। ठीक है, एक छोटा बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डायरेक्ट एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि एडवर्स पोजीशन का मतलब क्या है। एडवर्स नेगेटिव है शब्द कि हाँ गलत तरीके से कोई पोजीशन ले लेना, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा और लॉ कमीशन से रिलेटेड भी यहाँ पर आप लोगों से कुछ बातें डिस्कस की जाएंगी। सबसे पहले तो एडवर्स पोजीशन का मतलब समझिए। एडवर्स पोजीशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई एक पर्सन है जिसका नाम है रवि। ये जो पर्सन है इसके पास में कोई जमीन है पर लेकिन ये पर्सन इस जमीन से कोई नाता नहीं रख रहा है बहुत लंबे समय से, 15-20 साल हो गए, और इस पे कोई रह रहा है किशन, यानी कि रवि किशन नाम का कोई इंसान यहाँ पर रह रहा है और वो इंसान जो है इस जमीन की देख रेख कर रहा है लगभग 15 से 20 सालों तक। और रवि ने आकर इसको चैलेंज नहीं किया एक बार भी, और ये किसान इस जमीन को अपनी जैसे खुद की जमीन है बिल्कुल उस तरीके से रख रहा है, तो यानी कि देयर ओन प्रॉपर्टी की तरीके से रख रहा है और इसको चैलेंज भी नहीं किया जा रहा है एक लंबे समय तक। तो यहां पर ये इसकी लीगल ओनरशिप ले सकता है। ये है यहां पर एडवर्स पोजीशन, यानी कि जिसकी जमीन नहीं है, जिसकी जमीन है बेसिकली वो एक मजे में घूम रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इतना अमीर आदमी है। दूसरा वाला एक कोई ऐसा इंसान है जो कि यहाँ पर उस पर रह रहा है लंबे समय से, उसकी देख रेख कर रहा है, तो वो यहाँ पर इसको ले सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो इस पे यहाँ पर बेसिकली लॉ कमीशन के द्वारा भी कुछ बातें बोलेगी, इसकी वजह से यहाँ पर ये टॉपिक न्यूज में आया। तो लॉ कमीशन तो आप लोग कई बार पढ़ते हैं कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है, लॉ कमीशन के बारे में तब बनाया गया था, चार्टर 1833 का था, लॉर्ड मैकाले फलां ढिमकाना, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी है इसके बारे में। ठीक है, पर लेकिन एडवर्स पोजीशन अगर आ जाए कि ये क्या है बेसिकली, तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को रखनी है, इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर कंफ्यूजन मत रखना। अभी गवर्नर जो है बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं, तो गवर्नर के बारे में कुछ स्टेटिक पोर्शन आप लोगों को प्रोवाइड कराया गया है, अगर कल को क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। गवर्नर जो है बोला गया कि वो इंडेफिनेटली होल्ड नहीं कर सकते किसी बिल को, उनको वो रिटर्न करना पड़ेगा, वरना इसकी वजह से जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके काम काज जो है वो ठप पड़ जाते हैं। तो गवर्नर जो है वो पार्ट 6 में है संविधान के अंदर में, आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक, और ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं। रीजन क्या है? रीजन यहाँ पर यह कि जो मेन एग्जीक्यूटिव होते हैं वो तो सीएम होते हैं, जैसे सेंटर पर पीएम और प्रेसिडेंट होते हैं, ऐसे स्टेट पर आप लोगों को गवर्नर देखने को मिलते हैं। अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, यहाँ पर टेन्यूर जो है वो 5 ईयर का है अगर आप लोग देखेंगे, और इसी के साथ में ये एंटर कर सकते हैं ऑफिस के अंदर में, वहां से काउंट होता है वो टेन्यूर। भारतीय नागरिक होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कोई विदेशों में रहता है और वो वहां पर नागरिकता और यहाँ पर आकर गवर्नर बन जाएगा। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, संवैधानिक पोस्ट है। ठीक है, किसी भी संवैधानिक पोस्ट पर कोई बाहर का इंसान ऐसे ही रैंडमली आकर नहीं बैठ सकता है। इसी के साथ में जो बिल इनके पास में जाते हैं तो यहाँ पर ये उसको एसेंट दे सकते हैं, इनके पास में क्या ऑप्शन होते हैं, विदहोल्ड कर सकते हैं अपनी एसेंट को, रिटर्न कर सकते हैं बिल को, ठीक है, मनी बिल को नहीं करेंगे, और रिजर्व कर सकते हैं बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। तो जो भी यहाँ पर अगर अपने पास में रखेंगे तो उसको एक इंडेफिनेट पीरियड के लिए नहीं रखेंगे, उसको उनको टाइम ड्यूरेशन के अंदर रिटर्न करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस लेकर बैठ गए भाई साहब हमारे पास में हमारा है ऐसे ही पड़ा रहेगा, हम इसको ऐसे ही रखेंगे अपने पास में, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पॉलिसीज के वर्क होते हैं जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के वो सारे ठप हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जो पॉजिटिव इंपैक्ट होता है वो नहीं देखने को मिलेगा अगर ऐसी चीजें आप लोगों के सामने आएंगी। तो बहुत ही बेसिक सी चीजें याद रख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो गवर्नेंस और पॉलिटी जो है वो एक साथ पढ़ा दिए जाते हैं, पर लेकिन फिर भी थोड़ा सा और सेपरेशन हो जाए, कई बार जो कम न्यूज़ होती हैं तो एक साथ कर देते हैं, पर फिर भी हल्का सा अब देखेंगे पॉलिसी यहाँ पर बेसिकली गवर्नेंस के बारे में। ठीक है, कि कैसे कैसे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर बात की जा रही है एक इनिशिएटिव के बारे में जिसका नाम है गोबर धन, यानी कि गोबर को धन मानना। सोचो जो गाँव में जाते हैं गोबर जो है सड़कों पर पड़ा रहता है, अगर उसका इफेक्टिवली इस्तेमाल किया जाए और उससे धन बनने लगे तो कैसा रहेगा। तो इसी के चलते यहाँ पर इसके ऊपर काम करने की बात की जा रही है, और यूनिफाइड जो एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल गोवर्धन के लिए यहाँ पर लाया जा रहा है, तो इसके बारे में यहाँ पर जो मिनिस्टर जल शक्ति है उनके द्वारा ये बातें बोली गई हैं। ये लॉन्च किया गया 2018 में स्कीम, ताकि किसानों को फायदा पहुंचाया जा सके, खासकर जो वेस्ट होता है उसको हम लोग इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सके, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है, जहां गोबर पड़ा रहेगा वहां से कुछ टाइम में खत्म हो जाएगा बिल्कुल। तो एक तरीके से क्यों ना उसका इस्तेमाल कर जाए। एम यही है कि कैसे इस फील्ड में भी कोई बिजनेस काम कर सकता है, किस तरीके से यहाँ पर हम लोग
आज की डेट में कि वेस्ट से बायो कंप्रेस्ड गैस हम लोग बना सकते हैं यहाँ पर। तो इसके चलते स्वच्छ भारत मिशन भी हो गया, क्योंकि सड़कों पर जहाँ गोबर पड़ा हुआ है उसको हटाकर कुछ ऐसा सिस्टम लगा देना कि एक गंदगी भी दूर हो जाए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, इसके ऊपर स्टार लगा सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। गवर्नेंस वाला जो पोर्शन होता है उसमें आप लोगों की जो इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं वो कई सारी स्कीम्स आप लोगों को देखने को मिलती हैं। जैसे यहाँ पर बात की जा रही है पीएम सेवा निधि स्कीम के बारे में बोला गया है कि 46 लाख लोन जो है स्ट्रीट वेंडर यानी कि सड़कों पर जो बेसिकली घूमते हैं उनको प्रोवाइड कराया गया है पीएम सेवा निधि स्कीम के तहत में। तो पीएम सेवा निधि स्कीम के बारे में बात करें तो इसके लिए अभी यहाँ पर रिसेंटली एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया था, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में थी। स्ट्रीट वेंडर कौन होते हैं? जो सड़कों पर घूमने वाले होते हैं, बेसिकली अपना डे बाय डे की रोजी रोटी कमाते हैं यहाँ पर, तो उनके लिए यहाँ पर ये स्कीम लाई गई थी। पीएम बेसिकली स्वयं निधि स्कीम इसका नाम रखा गया था, तो सेवा निधि बन गया शॉर्ट फॉर्म में। तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि सारा का सारा पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और खासकर उनको एक अफोर्डेबल लोन देती है ताकि अपनी जिंदगी वो काट सकें। जैसे कि लगभग 10,000 का लोन दे दिया और यहाँ पर 7% की एक छूट भी दी जाती है सब्सिडी इंटरेस्ट में, जो वो इंटरेस्ट पे करते हैं, ठीक है। मंथली कैशबैक भी मिलता है अगर टाइम पर वो अपनी पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पर इसको सिस्टमेटिक वे में यूज करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि कोलेटरल कुछ नहीं देना है। जैसे मान लीजिए आप लोग किससे उधार देने जाओगे, वो कहेगा अपनी बाइक यहीं पे छोड़ देना, जब पैसे दे तो बाइक ले जाना। ये क्या हो गया? ये कोलेटरल हो गया। आप लोग बैंक से लोन लेने जाते हैं घर का, तो क्या करता है बैंक आप लोगों की प्रॉपर्टी रख लेता है, तो ये क्या हो गया? ये कोलेटरल हो गया एक तरीके से कि प्रॉपर्टी के कागज यहीं पे छोड़ दो और जाओ। तो ये क्या हो जाता है, ये इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये, इसको लेकर आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इस स्कीम में कोई भी कोलेटरल नहीं है। खुद सोचो यार, सड़कों पर घूमकर अपनी रोजी रोटी कमाने वाला आदमी क्या कोलेटरल देगा? वो तो आएगा ही नहीं यहाँ पर इस तरीके से। अगर आप लोग कोलेटरल वगैरह रखोगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर ऐसे आप लोग अंडरस्टैंड करोगे। तो पीएम सेवा निधि स्कीम के बारे में बेसिक चीजें कम से कम आप लोग याद रखना, क्योंकि इस स्कीम के बारे में मैंने जैसे बताया क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, यहाँ पर वो काम करती है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर में। तो कल को अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोगों से स्कीम से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर में, तो इसलिए आप लोग का एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को इसके बारे में होना चाहिए, ठीक है। क्रेडिट प्रोवाइड कराने वाली स्कीम है यहाँ पर ये, खासकर जो स्ट्रीट वेंडर वगैरह होते हैं उनको उनकी हेल्प करने के लिए, एक फैसिलिटी देने के लिए यहाँ पर ये आप लोगों के सामने निकल कर आती है स्कीम, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि मतलब एक तरह से ना लोन प्रोवाइड कराना होता है और वो भी बिना जो कोलेटरल के, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और फिर सब्सिडी दी जाती है इंटरेस्ट में भी, ताकि आसानी से उसको पे कर सके और उसको एक लूप में डाला जा सके कि आसानी से इंसान जो है उसको एंजॉय कर सके अपनी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट के बारे में मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करूंगा। ये ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ से भी आप लोग इसको देख सकते हैं और गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ से भी बात की जा रही है एक प्रोजेक्ट के बारे में जो बहुत लंबे समय से न्यूज़ में, जिसको बोलते हैं मेकादातु प्रोजेक्ट। पहले भी कई बार डिस्कस कर चुका हूँ इसके बारे में। ये यहाँ पर एक पर्टिकुलर रिवर के ऊपर एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है यहाँ पर, जो कि इंटर स्टेट डिस्प्यूट का रीजन बना हुआ है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर याद रखिएगा रिवर कावेरी है यहाँ पर। कावेरी को पोनी बोला जाता है तमिलनाडु के अंदर में। ये साउथ इंडिया के अंदर में 4th लार्जेस्ट रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी। निकल कर आती है भागीरथी हिल से, वेस्टर्न घाट के अंदर से, और कई सारी इसकी आप लोगों को ट्रिब्यूटरी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इंपॉर्टेंट बात क्या है वो आप लोग समझिए अभी यहाँ पर। जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है यहाँ पर, ये काफी बड़ा कंसर्न रहता है यहाँ पर बेसिकली दो राज्य के बीच में। और जब जब यहाँ पर लड़ाई करते हैं दो राज्य के बारे में हम लोग बातें करते हैं, तो यहाँ पर फिर निकल कर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, यानी कि कैसे कैसे अगर पानी को लेकर लड़ाई हो दो राज्य के बीच में तो उसको कैसे डील करना है, तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जाती है। वैसे थोड़ा सा और डिटेल में अगर समझे तो मेकादातु प्रोजेक्ट जो है ये लगभग 9,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जो कि यहाँ पर कर्नाटका के अंदर में इसको प्रपोज किया गया था। पर लेकिन जैसे ये प्रोजेक्ट लगेगा तो इसकी वजह से जो पानी है वो कम जाएगा, तो इसकी वजह से आगे जो तमिलनाडु है खासकर उसको दिक्कत होनी है यहाँ पर, नॉर्मल सी बात है। तो इसको लेकर तमिलनाडु ने अपनी चिंताएं जताई कि यहाँ पर ये प्रोजेक्ट जो है वो सही नहीं है, हमको इससे दिक्कत होने वाली है आने वाले टाइम में। तो इसी तरीके के कई सारे इश्यूज रहते हैं जो खासकर राज्य के बीच में लड़ाई करवाते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं यहाँ पर, आप लोग देखते हैं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटका ये कृष्णा वाटर डिस्प्यूट को लेकर लड़ रहे हैं लंबे समय से, ठीक है, लड़ रहे थे मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर इसी के साथ में महानदी को लेकर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इसी के साथ में यहाँ पर माधी रिवर को लेकर कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र, रवि ब्यास वाटर को लेकर यहाँ पर राजस्थान, हरियाणा और पंजाब,
तो ये सारे के सारे जो आप लोगों को देखने को मिलेगी, बात याद रखना यहाँ पर कि जो भी यहाँ पर ये नाम दिए गए ना स्टेट के, अगर आप लोग इन स्टेट से निकल कर आते हैं तो आप लोगों से यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। और करंट स्टेटस यहाँ पर बता रखी है और क्या क्या इनके ऊपर डिसीजन आ चुके हैं वे बताए जा चुके हैं। पर इसी के साथ में इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है वो ये भी है यहाँ पर कि एंट्री 7 स्टेट लिस्ट के अंदर में डील करती है पानी के साथ में। यानी कि संविधान के अंदर में जब आप लोग यूनियन लिस्ट के बारे में बात करते हैं, बेसिकली 7वां जो शेड्यूल के बारे में बात करते हैं, तो 7वें शेड्यूल के अंदर में आप लोगों को 3 लिस्ट देखने को मिलती है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहाँ पर जो पानी के साथ में डील करने की बात आती है तो स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है, और एंट्री 56 यूनियन लिस्ट के अंदर आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को इंपावर करती है कि इंटर स्टेट जो रिवर है उनको कैसे चलकर डील करना है, कैसे रेगुलेट करना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर रिवर बोर्ड बनाया गया था 1956 में और इंटर वाटर डिस्प्यूट एक्ट बनाया गया था 1956 में। क्यों? क्योंकि कई सारे राज्य अलग हो रहे थे एक दूसरे से, तब जाकर यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही थी। तो जब राज्य एक दूसरे से अलग होते हैं तो वहां पर नदी को लेकर लड़ाई होती है, तो उसके चलते यहाँ पर ये सोल्यूशन निकाले गए थे। पर लेकिन आज तक भी चीजें ऐसे ही चली आ रही है, ठीक है। डायरेक्ट पूछा जाए न्याय विकास पोर्टल के बारे में क्रिएट किया गया कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है कैसे इंप्लीमेंट की जा रही है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो न्याय विकास पोर्टल डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस आप लोग बोल सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर में ये बनाया गया कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम कैसे काम कर रही है। मतलब क्या है, जब कोई स्कीम चलाई जाती है तो उसमें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर काम कर रही है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के साथ में काम कर रही है, फिर इंडिपेंडेंट काम कर रही है, तो उसके बेसिस पर ये काम होता है। मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर पैसा देती है तो इसको सेंट्रल स्कीम बोलते हैं, नहीं, इसको सेंट्रल स्पॉन्सर्ड बोलते हैं, क्योंकि दोनों पैसा दे रहे हैं। सेंट्रल स्कीम होती है जहां पर ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है, पर लेकिन याद रखना इंप्लीमेंट करने का काम ग्राउंड लेवल पर स्टेट ही करता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना इसके लिए। तो जितनी भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि जहां पर दोनों के द्वारा पैसा दिया जाता है, वहां पर कैसे कैसे काम चल रहा है और कैसे कैसे चीजों को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, उसके बारे में यहाँ पर बातें की जा रही है। तो उसके चलते क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, याद रखना। डायरेक्ट आप लोगों से कोई पूछ ले कि यार ये माहिर क्या है, कहते नहीं ये अपने काम में बड़ा माहिर है, तो ये है मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। तो ये माहिर होने की बात की जा रही है बेसिकली पावर सेक्टर में, कि कैसे हम लोग एडवांस और हाई इम्पैक्ट की रिसर्च कर सकते हैं यहाँ पर। तो एम ये है कि कैसे नई नई टेक्नोलॉजी लाकर हम लोग अपने देश के अंदर में चीज़ों को अच्छे से लेकर चल सकते हैं। और ये 2023-24 से लेकर 27-28 तक का ये प्रोग्राम आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि आगे भी अगर किसी एग्जाम के आप लोग तैयारी कर रहे हैं जैसे जैसे, तो आगे भी ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है 1-2 साल के अंदर ही, ठीक है। हालांकि मैं तो ये चाहूंगा कि जल्दी आप लोग अपना एग्जाम क्लियर करके ले जाओ, पर लेकिन ये एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या है मिशन की कि टेक्निकल स्कोपिंग कमेटी रहेगी, एपेक्स कमेटी रहेगी, मिलकर काम करेंगे और उसके बेस पर फिर रिजल्ट निकल कर आएगा। इंडिजिनस डेवलपमेंट, एनर्जी ट्रांजिशन और नेट जीरो एमिशन, इकोनॉमिक ग्रोथ और मैन्युफैक्चरिंग हब, तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर सिग्निफिकेंस तरीके से देखा जाएगा। प्रोजेक्ट क्या है, नाम है माहिर, फुल फॉर्म क्या है ये आप लोग याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में प्रोजेक्ट है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो डायरेक्ट आप लोग का क्वेश्चन बनाकर चले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें यही रहेगा कि कैसे कैसे हम लोग को कार्बन कैप्चर करना है, कैसे हम लोग को अपनी जो जियोथर्मल एनर्जी है उसको ढंग से लेकर आना है, कैसे कैसे हम लोग को ऑल्टरनेटिव चीज़ें देख सकते हैं, ऑल्टरनेटिव टू द लिथियम आयन बैटरी कैसे ला सकते हैं ताकि पोल्यूशन कम हो। तो बहुत सारी ऐसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ पर होती है, आप लोग को नजर आएगी, ठीक है। ये एक ऐसा पोर्शन है जहां से ऑलरेडी एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस एक काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है। जब एग्रीकल्चर सेक्टर में खासकर मिनिमम सपोर्ट प्राइस कई सारे प्रोडक्ट के लिए डिसाइड किया जाता है, और फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस ये शुगर कैन यानी कि गन्ने के लिए डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पर CACP ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में आता है। ये बनाया इसीलिए गया था ताकि यहाँ पर ये रिकमेंडेशन दे सके कि भाई साहब इन चीज़ों का प्राइस आप लोग को ये रखना है। पर इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना कि जो ये रिकमेंडेशन देता है इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि सामने वाला उसको एक्सेप्ट करेगा। तो ये आप लोग जरूर याद रखना यहाँ पर, ठीक है। तो नीड फॉर यूरिया टू बी इंक्लूडेड इन NBS यानी कि न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी में यूरिया को भी इंक्लूड करना चाहिए। तो ये यहाँ पर अभी रिकमेंडेशन दी गई है। जो यहाँ पर न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी है उसमें NPKS ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसमें NPK के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा। ये तो नॉर्मली फर्टिलाइजर की जान माना जाता है खासकर अगर किसान फैमिली से आप लोग आते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि NPK क्या है यहाँ पर। तो नाइट्रोजन,
फोस्फोरस और पोटेशियम, N से नाइट्रोजन, P से फोस्फोरस और K से पोटेशियम आता है बेसिकली। तो इनकी एक रेशो माना जाता है कि किस रेशो में ये होना चाहिए ऑप्टिमम बैलेंस। तो अगर नाइट्रोजन 4 है तो यहाँ पर फोस्फोरस 2 और पोटेशियम यहाँ पर 1 होना चाहिए, तो इस बैलेंस में होना चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और फर्टिलाइजर के द्वारा यहाँ पर ये इंप्लीमेंट किया था किसानों की खेती को सही डायरेक्शन देने के लिए और अच्छे से उसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोग समझिएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर ये एक बाइंडिंग रहता है, इसके द्वारा रिकमेंडेशन दी जाती है। बाइंडिंग नहीं रहती है सरकार के ऊपर, कुछ भी सरकार अपनी मनमर्जी से करेगी यार जो करेगी। ये रिकमेंडेटरी नेचर के रहते हैं, एक रिकमेंडेशन देते हैं बस, ठीक है। तो कंफ्यूज आना नहीं है। कई बार इंग्लिश के शब्द जो है वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ये न्यूज आप लोगों को बताएगी। पाइप पोर्टेबल वाटर अक्रॉस इंडिया अवर्ट 4 लाख डायरिया डेथ फाइंड WHO। अगर अवर्ट का मतलब आप लोगों को नहीं पता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप लोग इस न्यूज़ को ढंग से समझ ही नहीं पाओगे। तो इसलिए कहते हैं वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अगर आप लोगों को पता है तो सामने वाला क्या बोल रहा है सारी चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। इसका मतलब होता है अवर्ट का मतलब होता है टालना, यानी कि अगर पाइप पोर्टेबल वाटर यानी कि घरों में जो पाइप वाटर पहुंचाने की जो मुहिम स्टार्ट की गई थी कि हम लोग 2024 तक हर घर में पानी पहुंचाएंगे, तो उसमें बोला गया कि 4 लाख जो डायरिया के जो मरीज हैं उनकी डेथ होने से बचाई जा सकती है। ये खुद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है। तो यानी कि जल जीवन मिशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पर कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर फुल्ली कवरेज हो गया, जैसे गुजरात, तेलंगाना, हरियाणा, पंजाब, जहां पर पाइप पोर्टेबल वाटर हर जगह पहुंच रहा है। तो इसमें क्या काम था बेसिकली, इसमें यह बोला गया था एक तो इंटीग्रेटेड डिमांड की बात की जाती है, सप्लाई साइड और मैनेजमेंट साइड की, ताकि लोकल लेवल पर भी सबको साथ में लेकर चला जा सके। सेंटर स्टेट मिलकर काम करेंगे और इसी के साथ में लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाएंगे, क्योंकि पानी आता कहां से है, तो बरसता है, फिर जमीन में जाता है, फिर ऊपर, इसी तरीके चीजें चलती रहती है साइकिल पूरी। तो उसको एक बैलेंस में लेकर चलना जरूरी है। तो बोला गया कि जो डेथ होती है डायरिया की वजह से वो काफी लार्ज स्केल पर कई सारे लोगों की जान जाती है, तो उसको बचाया जा सकता है। इसी के साथ में जिसकी वजह से कई सारे लोग डिसेबल भी हो जाते हैं, तो डिसेबिलिटी भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कम होती है, आप लोगों को नजर आएगी, ठीक है। तो अवॉइडेंस ऑफ द डिसेबिलिटी, तो एडजस्टेड लाइफ ईयर, तो ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जेंडर इक्वलिटी में खासकर महिला प्रॉब्लम फेस करती है यहाँ पर कई बार इन चीजों का, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर, यानी कि इंसान तो कहीं भी खड़ा होकर कैसे भी नहा लेता है, कैसे भी अपना शौचालय में किसी भी तरीके से कहीं पर भी काम कर लेता है, पर लेकिन महिला बहुत प्रॉब्लम झेलती है अगर उनको प्रॉपर सिस्टमेटिक में एक क्लीन वाटर न मिले, एक सही तरीके से चीजें न हो, ठीक है। इसी के साथ में जल जीवन मिशन के बारे में याद रखिए, 2019 में लॉन्च किया गया था। बोला गया था कि 55 लीटर वाटर पर पर्सन पर डे 2024 तक सबके घर पहुंचेगा, और जल शक्ति मिनिस्ट्री का ये मिशन था। तो मिशन बेस पर इसको प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया गया। तो बेसिक है पर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये पर्टिकुलर न्यूज तो वैसे तो इंपॉर्टेंट है, पर जो एक्स्ट्रा चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में बताऊंगा वो इस न्यूज को और इंपॉर्टेंट बनाएगी। जैसे एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो है एक ऐसा प्रोग्राम है कि हम लोग बाहर से लगभग 85% अपना क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल खरीद कर बाहर से लेकर आते हैं। वो क्रूड ऑयल कच्चा तेल जो है वो हमारे देश के अंदर में इस्तेमाल किया जाता है, तो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ती है। अब अगर हम लोग इसमें, आप लोग सोचो 20% अगर हम लोग अपने देश का कुछ मटेरियल इसमें मिलाकर हम लोग यूज करने लगे, तो ओनली 65% बाहर से खरीद कर लेकर आएंगे हम लोग। तो यानी कि 20% हमारा पैसा जो है वो बच जाएगा बाहर जाने से। तो इसी के चलते हमारे पास में अभी एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात हम लोगों ने की, यानी कि एथेनॉल मिलाया जाएगा यहाँ पर तेल के अंदर में, जो कच्चा तेल होता है इसके अंदर में। बेसिकली इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि हम लोग डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाएगी। कल को उन रीजन में जहां से हम लोग तेल लाते हैं वो मरे कटे कुछ भी करते रहे, हमारे ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। 20% की बात की गई थी पहले कि हम लोग इसको अचीव करेंगे 2030 तक का, पर लेकिन अभी इसको अचीव करने की बात कर दी गई है 2025 तक का, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इसको E20 शब्द इसी का नाम यहां पर दिया गया है। तो E20 फ्यूल, ये 20% एथेनॉल एंड 80% पेट्रोल में मिलाएंगे, और इसके ऊपर जो गाड़ी चलेगी वो इन्वायरमेंट को भी बहुत कम नुकसान पहुंचाएगी, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों को पता है हाइड्रोजन के ऊपर काम किया जा रहा है कि हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ये इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कई तरीके हाइड्रोजन बेसिकली बताए जा रहे हैं यहाँ पर। ये इनका भी इस्तेमाल कर आने वाले टाइम में आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से चीजें जो है वो इंप्लीमेंट होती नजर आएगी। और ये सारा का सारा सिस्टम चल रहा है नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के तहत में, जिसमें हमारे फार्मर के पास में पैसा जाएगा। क्यों? क्योंकि एथेनॉल जो है वो खेतों से निकलने वाले प्रोडक्ट से ही बनाया जाएगा।
बनाया जाता है मैक्सिमम। पर लेकिन ऐसा भी नहीं कि इतना प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लो एथेनॉल बनाने में कि लोगों को खाना भी ना मिले, तो एक बैलेंस रखना भी जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहेगा, रिड्यूस करेगा इंपोर्ट डिपेंडेंसी, हेल्थ से रिलेटेड काफी अच्छा है, इन्वायरमेंट में नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वेस्ट काफी कम जनरेट करेगा, जो खासकर एग्रीकल्चर का जो वेस्ट होता है वो भी इसका इस्तेमाल कर एथेनॉल हम लोग बना सकते हैं और लोगों के लिए इंप्लॉयमेंट जनरेट करेगा। तो आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात आप लोगों को यहां पर देखने को मिल सकती है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसका यूज आसानी से किया जा सकता है। जैसे शुगर कैन गन्ना है, उसका फर्मेंटेशन किया जाता है, प्यूरिफिकेशन किया जाता है, एथेनॉल में कन्वर्ट करके ब्लेंडिंग करके फिर ट्रांसपोर्ट करके यहाँ पर फिर इसको पेट्रोल जो स्टेशन है वहां तक पहुंचा दिया जाता है। यानी कि ये प्रोसीजर है अगर आप लोग इसको बेसिकली बनाना चाहते हैं, एथेनॉल ब्लेंडिंग में आप लोग इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको लेकर क्वेश्चन बन सकता है, तो याद जरूर रखना, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि डायरेक्ट एग्जाम में रखे मिल जाते हैं और लगता है यार पता नहीं कहां से आ गए ये। तो इसको बोला गया सेंटर के द्वारा अनवील किया गया यहाँ पर दुग्ध, यानी कि दूध जो होता है, दुग्ध संकलन, ये साथ ही मोबाइल ऐप। तो जो डेयरी इंडस्ट्री है उसको रिवोल्यूशनाइज करने की बात की जा रही है। तो जैसे यहाँ पर आप लोग ये एप्लीकेशन देख रहे हैं, यहाँ से इसको बेसिकली डाउनलोड किया जा सकता है प्ले स्टोर से जाकर। जैसे एसएलवी का एप्लीकेशन किस किसने डाउनलोड कर रखा है, एसएलवी का एप्लीकेशन जैसे आप लोग डाउनलोड करते हैं बिल्कुल वैसे ही आप लोग इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी जाकर उसी तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। बाकी देखिए लेक्चर की पीडीएफ, जैसे कई सारे बच्चे बोलते हैं ना कि लेक्चर की जो पुराने लेक्चर है उनकी भी पीडीएफ सारी कहाँ पर मिलती है, कहाँ से आप लोगों को ये सारी चीज़ें इकट्ठे मिल जाती हैं, टेलीग्राम पर ढूंढना मुश्किल हो जाती है। तो सारी चीज़ें एसएलवी एप्लीकेशन पर आप लोगों को आसानी से मिल जाती हैं, ठीक है। तो उसको डाउनलोड कर लीजिए आप लोग, सारी चीज़ें इकट्ठी एक जगह आप लोगों को मिल जाएगी। और जो सीरियस है वही डाउनलोड करना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम सीरियस बच्चे आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो अगर कोई वैसा है एक तरीके से मौज मस्ती के लिए जा रहा है तो यूट्यूब पर ही रहना, क्योंकि पढ़ाई के लिए थोड़े से सीरियस बच्चे फिर वहाँ पर अपना अच्छे से चीज़ों को लेकर चल पाते हैं, ठीक है। वरना फिर एक तरीके से ना फिर माहौल जो है बिगड़ता हुआ नजर आता है जब अनप्रोडक्टिव माइंड जो है प्रोडक्टिव माइंड के बीच में आके घुसते हैं, ठीक है। ये हालांकि रैंक और इंडेक्स वाले पोर्शन में भी कवर किया जा सकता है, पर लेकिन यहाँ पर भी पॉलिसी के अंदर भी आप लोग इसको डाल सकते हैं कि नेशनल, जब रैंकिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं तो नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो रैंकिंग आती है कई बार उसके अंदर कई कमियां खामियां देखने को मिलती हैं, पर लेकिन अच्छी बात है कि रैंकिंग आती है तो लोग जो है अक्सर उसको एक मानते हैं और उसके ऊपर डिबेट डिस्कशन चलते रहते हैं, तो उससे कई सारी चीज़ें चेंज भी होती हैं। इसके अंदर में टीचिंग लर्निंग और जो रिसोर्स है उसको 30% दिया गया है, रिसर्च प्रोफेशनल को 30%, ग्रेजुएशन आउटकम को 20%, आउट रीच क्या हो रही है इंडस्ट्री की यहाँ पर, और इसी के साथ में यहाँ पर यह है परसेप्शन उसके बारे में क्या है लोगों का उस यूनिवर्सिटी के, उसको 10% दिया गया। ये लोगों से भी पूछा जाता है। तो ये रैंकिंग जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। तो बोलते हैं कई सारी इसके अंदर में कमियां खामियां हैं, पर लेकिन हल्का सा आइडिया आप लोग जरूर रखना। यहाँ पर बात की जा रही है कई बार कई सारे घिनौने अपराध समाज में देखने को मिलते हैं, जैसे उसमें से रेप भी एक ऐसी ही चीज है यहाँ पर, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर 13 से लेके 16 एज कर दी गई है, एज ऑफ कंसेंट जापान के अंदर में। यानी कि अगर किसी के साथ में कोई फिजिकल रिलेशन बना रहा है, उसकी 13 साल एज थी, तो यहाँ पर उसको कंसेंट नहीं माना जाएगा, यानी कि उसकी सहमति नहीं मानी जाएगी। अब उसको 16 साल कर दिया गया है। यहाँ पर रेप की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसके हिसाब से इंसान को सजा मिलती है जो ऐसी हरकतें करता है। तो फोर्स सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि जबरदस्ती किसी के साथ में अगर यहाँ पर सेक्सुअल रिलेशन बनाए जाते हैं, पहले ये थी डेफिनेशन, हम बोल देंगे कि नॉन कंसेंसुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये अब इंपॉर्टेंट हो गया, क्यों? क्योंकि फोर्स और नॉन फोर्स में कोई चेक नहीं कर पाता है कि फोर्सफुली है या फिर नॉर्मल है। अब यहां पर कंसेंट ही नहीं है उस इंसान का उसके साथ में, इसका मतलब जबरदस्ती ही हुई है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो पहले इसकी एज कुछ थी, अब यहां पर बढ़ा दी गई है, और ये लग रहे हैं यहां पर ये बेसिकली पेनल्टी वगैरह ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए क्या है, हमारे देश के अंदर में क्या प्रोविजन है। तो सेक्शन 375 इंडियन पिनल कोड जो है वो यहाँ पर इसके बारे में बात करता है कि रेप को डिफाइन किया जाता है, और यहाँ पर रेप बाय मैन लिखा हुआ है, यानी कि अगर वुमेन यहाँ पर कोई ऐसी हरकतें कर दे कि किसी इंसान को पकड़कर उसके साथ में जबरदस्ती कर दे, तो उसके ऊपर ये चार्ज नहीं लगेगा। रीजन क्या है कि ऐसा शायद ही कोई रेयरली केस देखने को मिलता होगा, तो इसलिए आप लोग ये समझ सकते हैं। सेक्शन 376 ये है इंडियन पिनल कोड का, ये अलाउ करता है दैट सेंटेंस दिया जाए ए पर्टिकुलर, अगर कोई ऐसा सेकंड टाइम कर रहा है, एक बार हरकतें कर दी दूसरी बार भी कर रहा है, समझ नहीं रहा है, तो इस तरीके के इंसान को इफ ए वुमेन इज रेप्ड सेम टाइम बाय ए ग्रुप, तो यहां पर हर एक को जो है पनिशमेंट दिया जाएगा। ये इसके लिए भी सेक्शन यहां पर है, यानी कि ग्रुप में अगर किसी का गैंग रेप हो जाता है तो उसके लिए भी हमारे देश के अंदर में प्रोविजन है ये यहां पर इस चीज को रोकने के लिए। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं, अगर कहीं मेंशन करने के लिए आए तो हल्का सा आइडिया होना चाहिए। और थोड़ी सी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, सेक्सुअल क्राइम अगेंस्ट वुमेन के बारे में बात करें तो एनसीआर भी इसके बारे में डेटा इकट्ठा करती है। 28,000 के करीब इंसिडेंट रेप के देखने को मिलते हैं,
ठीक है, जिसमें रिपोर्ट भी कई सारे किए जाते हैं और कई बार तो रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं, तो आप लोग के सामने निकल कर आ रहे हैं किस किस तरीके से है ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसलिए कई सारे, जैसे निर्भया फंड हो गया, नेशनल डेटाबेस हो गया ऑन सेक्सुअल ऑफेंसेस, वन स्टॉप सेंटर हो गया, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट हो गया, बहुत सारे ऐसे कानून बना रखे हैं इनको रोकने के लिए, पर वो ये दरिंदगी जो है वो फिर भी हद से पार जाकर ऐसी हरकतें करती है, तो इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें भी देखने को मिलती है। पर लेकिन आप लोग इनके बारे में अवेयर रहेंगे तो इनको समझ पाएंगे। डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार अवार्ड के बारे में, तो यहाँ पर बात की जा रही है एएनएम। एएनएम जो है यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर में, सॉरी तेलंगाना के अंदर में, उनको नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, तो एएनएम एक तरीके से यहाँ पर जो लोगों की हेल्प करने के लिए आप लोग बेसिकली बोलते हैं कई बार। ठीक है, तो एक तरीके से आप लोगों से कई बार क्वेश्चन भी पूछ ले आते हैं, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। अगर बात करें, इनको ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ्स के नाम से एएनएम शब्द यूज किए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं जो हेल्प करती हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं समाज के अलग अलग एरिया में, खासकर नर्सिस सेक्टर की आप लोग बात कर सकते हैं मेनली अगर देखा जाए। और कोविड-19 पर आप लोग समझते हैं कितने अच्छे से चीज को फॉलो किया गया। तो प्रेसिडेंट के द्वारा प्रेजेंट किया गया नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022-2023 के लिए, तो यहाँ पर राष्ट्रपति भवन में ये पूरा हुआ, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इंस्टीट्यूट किया गया था 1973 में, ताकि इस पर्टिकुलर प्रोफेशन को और अच्छे से लेकर चला जा सके। ठीक है, जो यहाँ पर इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। क्रिमिनियन वॉर की बात की जाए, काफी ये आप इनके बारे में जाकर पढ़िएगा एक बार, आप जो खासकर जो लड़कियां हैं वो जरूर पढ़ना कि एक वुमेन की जो स्टोरी है यहाँ पर जिनके नाम पर ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इनका नाम आप लोग पढ़ना, एक बार जाकर इनके बारे में स्टोरी पढ़ना, तो आप लोग सरप्राइज हो जाओगे कि इंसान जब कुछ करने की ठान लेता है अपने मन की, तो कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाता है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इनके नाम पर अवार्ड है आज की डेट में, समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। ये यहाँ पर बात की जा रही है पीएम किसान के बारे में। आप लोगों को बताइए कैसी स्कीम लॉन्च की गई थी 2019 के इलेक्शन से पहले, कि हर एक इंसान को जो है 6,000 रुपए दिए जा सकें पर ईयर, खासकर किसानों को। ठीक है, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि इसका नाम दिया गया, जिसका नाम पीएम किसान रखा गया। अभी इसके लिए ऐप लॉन्च किया गया, और केवाईसी जो है इसमें फेस ऑथेंटिकेशन की बात की जा रही है, विदाउट जो ओटीपी फिंगरप्रिंट के थ्रू यहाँ पर काम किया जा सकता है। तो ये नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर के द्वारा डेवलप किया गया। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को अलॉट कर जाने की बात की थी, फिर बाद में सारे किसानों को इसको बढ़ा दिया था। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर में आती है। अगर आप लोग एक फैमिली से आते हैं जो कि फार्मर की फैमिली है, तो ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट इंटरव्यू में भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, कैसे इंपैक्ट डाल रही है इस स्कीम से, आप लोग क्या समझते हैं। तो छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, पर लेकिन याद जरूर रखनी है आप लोगों को। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम लॉन्च की गई थी बजट के अंदर में, तो उस टाइम पर काफी ज्यादा चर्चा हुई थी, तो उसी के चलते यहाँ पर बात की गई कि नागालैंड को उसके लिए 145 करोड़ रुपीस दी गई है, जिसमें यूनिटी मॉल को क्रिएट करने के लिए। अब ये तो अलग अलग जगह बनेंगे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर लेकिन यूनिटी मॉल क्या है और किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए यहाँ पर इसको बनाया जा रहा है, इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताता हूँ, जहां से क्वेश्चन बनेगा डायरेक्ट आप लोगों का। बात की जा रही है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट यानी कि एक जिले में एक प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो कि लोगों तक पहुंचे काफी अच्छे से। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को यहाँ पर इंप्लीमेंट करने के लिए पर्टिकुलर एरिया बनाए जाएंगे, कि जो भी वहां पर पर्टिकुलर एरिया रहेगा, इसको यूनिटी या फिर एकता मॉल भी बोला जा सकता है हिंदी में। तो वहां पर अलग अलग तरीके हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, अलग अलग कोई प्रोडक्ट हो गए जो उस एरिया के फेमस हैं, उनको वहां पर रखकर जो है वो बेचा जाएगा, ताकि आसानी से लोगों तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि ये स्कीम जो है वो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करेगी, तो इसलिए यहाँ पर अच्छे से इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा ग्राउंड लेवल पर। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है, देखिए जब भी कोई एरिया में कोई चीज फेमस है, पर लेकिन वो पता कैसे चले। मान लीजिए आज की डेट में कोई बहुत ही अच्छा टीचर है और वो किसी नुक्कड़ के किसी चौराहे पर बैठकर पढ़ा रहा है बस कुछ लोगों को, गिने चुने बच्चों को, तो उसके बारे में जानेगा कौन। पर लेकिन अगर वो ऑनलाइन आकर बैठ गया तो सोचो कितने सारे लोग जो है उसके बारे में यहाँ पर जान पाएंगे। तो इसी तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कोई फेमस चीज जो है वो ज्यादातर लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और इसी के तहत यहाँ पर इसको अडेप्ट किया गया PMFME के अंदर में, यानी कि प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज। तो इस स्कीम के तहत में यहाँ पर इसको अडेप्ट किया जा रहा है, ताकि चीजों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। स्टेट को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि अपने डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसा प्रोडक्ट आप लोग देखो कि कौन सा प्रोडक्ट है जो फेमस है, और इसको बेचा जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के थ्रू, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीजें पहुंचेंगी, और एक कॉम्पिटिशन भी मार्केट में देखने को मिलेगा। तो उसके तहत यहाँ पर ये पूरा प्रोग्राम है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, जो कि इकोनॉमी को अच्छे लेवल पर लेकर जाएगा। एक लोकल एरिया में कोई चीजें फेमस होगी उसके बारे में लोग जानेंगे, तो यहाँ पर इसके चलते यहाँ पर काफी सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। ताकि देखो ये बिल्कुल ऐसे ऐसे नहीं, आप लोग देखते हैं जैसे जीआई टैग दिया जाता है, तो कोई फेमस प्रोडक्ट दिया जाता है जो यूनिक है वहां पर, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। ये बेसिकली इसके बारे में याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और जापान में इसको स्टार्ट किया गया था ये पर्टिकुलर जो स्कीम है,
ताकि लोकल एरिया पे जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज जो है इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर में हम लोग कवर करेंगे, जो कि डायरेक्ट एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ ले आते हैं और पहले भी पूछे गए, तो इसलिए ध्यान से सुनना। दोस्तों यहाँ पर एक शब्द लिखा गया है जिसको बोलते हैं IPEF। इसका मतलब क्या है? ये IPEF जो है इसको बोलते हैं इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, यानी कि इंडिया का जो इंडियन ओशन हो गया और पैसिफिक ओशन हो गए, उसमें मिलकर जो कंट्री है वो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में काम करेगी ताकि सप्लाई चेन को अच्छे से डेवलप किया जा सके और लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? कोविड-19 के टाइम पर चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी थी वो लोगों को भारी पड़ गई और बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिली, तो इसके चलते उसकी प्रॉब्लम को अब सुधारने के लिए यहाँ पर ये चीजें आप लोगों के सामने निकल कर आई और इसके थ्रू यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो ये यूएसए के द्वारा एक इनिशिएटिव निकाल कर लेकर आया गया। इसमें इकोनॉमिक पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन किया जाएगा और ये लॉन्च की गई 23 मई 2022 में टोक्यो के अंदर में इसको लॉन्च किया गया था। और किस बेसिस पर इसको फॉलो करके चला जा रहा है? इसमें ट्रेड, सप्लाई चेन, इसी के साथ में क्लीन इकोनॉमी और फेयर इकोनॉमी के बारे में बात की गई। हालांकि इंडिया जो था वो इससे खुश नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जब क्लीन इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं तो आज की डेट में हम काफ़ी लार्ज स्केल पर कोयला वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो इन्होंने बोला था कि उसको थोड़ा कंट्रोल करेंगे पर फिर आगे चलकर चीज़ें सुधरेंगी। पर लेकिन फिलहाल अभी याद रखना कि 40% ग्लोबल जीडीपी और 28% वर्ल्ड का ट्रेड जो होता है वो इन्हीं से निकल कर आता है। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में था काफ़ी ज़्यादा है। तो कल को चलकर इसके बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि कुछ ऐसी नई नई चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, कुछ भी मार्केट में नया, एग्जामिनर को तो बस उन्हें मुंह लग गया बस एक तरीके से, उसको तो तुरंत जो है अपना क्वेश्चन बनाना है। तो अगर क्वेश्चन बनेगा और अगर आप लोग उसको ढंग से नहीं समझोगे तो फिर आप लोगों को दिक्कत झेलनी पड़ेगी। तो इसलिए टॉपिक को इस तरीके से पढ़ो कि अगर उसके बारे में कोई क्वेश्चन आ जाए तो एटलीस्ट आप उस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व कर सको कि अच्छे से आप लोग उसका आंसर दे सको। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसके बारे में कुछ और बातें अगर आप लोगों को जाननी है तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क प्रोस्पेरिटी के बारे में, तो यहाँ पर पार्टिसिपेंट कंट्री के नाम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। फोकस एरिया ट्रेड है, सप्लाई चेन है, क्लीन एनर्जी है और टैक्स और एंटी करप्शन के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो ये 4 मेन फोकस एरिया आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिले। ठीक है, तो बेसिक है पर लेकिन इंपॉर्टेंट है। जब भी यहाँ पर लेबर के बारे में कोई बात की जाती है, किस तरीके से लेबर की कंडीशन है, क्या क्या चीजें हैं, तो उसमें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हमेशा आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसको ILO बोलते हो। तो 3rd एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीट जो है ये अभी देखने को मिली, जिसमें स्किल में जो गैप है, खासकर पढ़ाई तो होती है पर लेकिन पढ़ाई करने के बाद भी इंसान को क्या जॉब मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। गिग और प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक, खासकर अगर बात करें जैसे जोमेटो, स्विगी, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन जो ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, उबर, ओला, इतनी सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इनके बारे में बात की जा रही है। तो सोशल प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करानी है और सस्टेनेबल फाइनेंसिंग और सोशल प्रोटेक्शन के बारे में बात की जा रही है। तो इसके बारे में यहाँ पर ये देखने को मिला। ये स्टेब्लिश किया गया विद इन G20 फ्रेमवर्क के और प्रपोज किया गया कि कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं लेबर मार्केट को, ये बातें यहाँ पर बोली गई। ठीक है, तो डायरेक्ट याद रखिएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर में ये चीज़ें देखने को मिली। अब बात करते हैं ILO के द्वारा जो कि इसके ऊपर काम करते हैं। तो इसको बोलते हैं बेसिकली ये ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटी ऑफ वर्साई की वजह से 1919 से बनाई गई थी। ये फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी थी UN की, जो कि 1946 में इसको बनाया गया और इतनी इंपॉर्टेंट है कि नोबेल पीस प्राइज तक इसको मिला हुआ है 1969 में। और ट्राइपार्टाई ये ओनली ऐसी एजेंसी है जो तीनों लेवल पर काम करती है, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को सरकार भी देखने को मिलेगी, यहाँ पर आप लोगों को वर्कर भी देखने को मिलेगा। सरकार और वर्कर, देखो नॉर्मली क्या रहता है, एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर सरकार के साथ में काम कर रही है और वर्कर भी साथ में, तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो सरकार, वर्कर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ पर हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो इसकी रिपोर्ट, तो वर्ल्ड इंप्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक और ग्लोबल वेज रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि याद रखिएगा इसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूजियाना नहीं है, अगर कंफ्यूज आओगे तो फिर दिक्कत में आ जाओगे। ओके, इंडिया और यूएसए के इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात करें तो वन जेट इंजन डील में काफ़ी हम लोग अभी क्लोज आए यहाँ पर, इसमें हम लोगों ने कंक्लूड किया। आगे आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। पहले यहाँ पर यूएसए हमारे साथ में ऐसी डील करता नहीं था, पर फिलहाल के टाइम पर आप लोगों को पता है चाइना और रशिया को ध्यान में रखते हुए यूएसए ऐसी डील करने लगा, क्योंकि पता है उसको कि कुछ भी हो कि इंडिया जो है इनडायरेक्ट वे में उसको फायदे पहुंचाएगा। कल को चाइना के साथ में लड़ाई होती है तो चाइना यूएसए का दुश्मन है, तभी भी फायदा है। रसिया से अगर बात करें, हथियार खरीदता है तो उसको फिर भी पता है चाइना के खिलाफ यूज करेगा तो उससे भी दिक्कत नहीं होती है। इसीलिए S-400 सिस्टम या फिर S-500 सिस्टम के बारे में बात करें तो इंडिया को छूट देता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लोग बात करें कैसे असेंबल करना है इलेक्ट्रिक जेट इन इंडिया, यानी कि बाहर से आएंगे प्रोडक्ट असेंबल हमारे देश में किया जाएगा, मिलकर काम करेंगे। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में बात की जा रही है। कैपेसिटी बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है। US इंडिया डिफेंस एक्सेलेरेशन इकोसिस्टम के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है,
ऑलरेडी कई सारे प्रोग्राम हमारे यूएसए के साथ में है, जैसे GSOMIA, LEMOA, कॉमकासा और BECA। तो ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इंडिया और यूएसए के बीच में कई सारी एक्सरसाइज भी आप लोगों को देखने को मिलती हैं, जैसे टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास, कोप इंडिया और मालाबार एक्सरसाइज। तो इनके बारे में याद रखना, कोई नेवी, एयरफोर्स, तो इस तरीके से सारी एक्सरसाइज भी हैं। तो मिलकर काम करने की बात की जाती है, ठीक है। हाई लेवल कई सारी मीटिंग होती है, इंडिया यूएसए की 2+2 होती है, इसीलिए कमर्शियल डायलॉग होते हैं। इकोनॉमिक जो एक तरीके से फाइनेंशियल पार्टनरशिप होती है, ट्रेड पॉलिसी, स्ट्रेटजिक, और ये सारी चीजें आप लोग समझ सकते हैं। और यूएसए साइबर फ्रेमवर्क में भी मिलकर काम करता है इंडिया के साथ में, जिसमें इंडिया यूएसए साइबर सिक्योरिटी डायलॉग और इंडिया यूएसए ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप भी आप लोगों को देखने को मिलता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाले फील्ड में, ठीक है। तो बेसिक है पर लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बने तो कंफ्यूज आना नहीं है, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमारे इसमें कोई काम नहीं है, पर फिर भी डायरेक्ट क्वेश्चन बने तो याद रखना। बात की जा रही है अटलांटिक डिक्लेरेशन के बारे में, तो किससे रिलेटेड है? ये यूएस से और यूके से रिलेटेड बेसिकली इकोनॉमिक पार्टनरशिप है। 21st सेंचुरी का फ्रेमवर्क इनके द्वारा तैयार किया गया, एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे चीजों को आगे लेकर चलना है, और बेसिकली ये भी है कि कैसे चाइना को डील करना है, ठीक है। तो सारा मुद्दा ये कि चाइना को कैसे रोकना है, उसके ऊपर ये काम कर रहे हैं, ओके। अवार्ड है जो कि डायरेक्ट आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा सकता है, गांधी पीस प्राइज जो है फॉर गीता प्रेस दिया गया। यहाँ पर गीता प्रेस को गांधी पीस प्राइज दिया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा, और यहाँ पर यूपी के सीएम के द्वारा भी यहाँ पर इसको जो है अप्रिशिएट किया गया। ये एक एनुअल अवार्ड है यहाँ पर, जो कि इंस्टीट्यूट किया गया था 1995 में, सोशो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यहाँ पर ये दिया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 1 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए जाते हैं, साइटेशन वगैरह भी देखने को मिलता है। तो सिलेक्टिंग कमेटी जो है चेयर की जाती है प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा, ये आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बने तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो डायरेक्ट पूछा जाए कि गांधी पीस प्राइज जो है 2021 किसको दिया गया, तो ये दिया गया गीता प्रेस को, जो कि यूपी से आती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं गीता प्रेस गोरखपुर, ये 1923 यानी कि आजादी के टाइम पर भी काफी बड़ा रोल प्ले किया गया। और गीता, भगवत गीता के साथ में कनेक्ट कर आप लोग इस प्रेस को देख सकते हैं, ये इसका लोगो भी आप लोग को देखने को मिल रहा है। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं उनको इजिप्ट का हाईएस्ट अवार्ड यहां पर दिया गया, मतलब ऑनर दिया गया। जैसे हमारे देश में भारत रत्न है, ऐसे इजिप्ट का भारत रत्न आप लोग बोल सकते हो। इंडिया और इजिप्ट के रिलेशन काफी अच्छे हैं, तो पॉलिटिकल, डिफेंस, इकोनॉमिक, साइंटिफिक और कल्चर में। तो यहाँ पर कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेवरी जो यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को देख एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, जब देश आजाद हुआ, इस चीज को समझने की कोशिश करना थोड़ा सा ध्यान से आप लोग। बहुत सारे देश ऐसे थे जो कि अंग्रेजों के गुलाम थे, तो आराम आराम से सारे आजाद हुए, फिर उन्होंने मिलकर साथ में काम करना स्टार्ट कर दिया, और आज की डेट में वो एक अच्छे लेवल पर पहुंचे हुए हैं। तो इंडिया और इजिप्ट स्टार्टिंग से यहाँ पर मिलकर पुराने समय से एक दूसरे के साथ में काम करते हैं। तो कॉमनवेल्थ के भी पार्ट है यहाँ पर। तो वर्ल्ड वॉर ग्रेव सेमेट्री आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि युद्ध का कब्रिस्तान आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। और इजिप्ट जो है बेसिकली मिलकर काम कर रहे हैं, इंडिया और इजिप्ट यहाँ पर। और यहाँ पर जो अल हकम मोस्क जो है वहां पर भी अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा विजिट किया गया। तो ये भी याद रखिएगा, जो कि इंडियन की जो दाऊद बोरा कम्युनिटी है उनके द्वारा इसको रिस्टोर किया गया। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर बनाते हैं। तो इंडिया और इजिप्ट के रिलेशन जो है पूरे पुराने समय से है। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर मैप अगर ढंग से देखना चाहते हैं तो ये है इजिप्ट, नाइल रिवर है, मिलकर काम करने के लिए बात की जा रही है। यहाँ पर आप लोगों को सुएज कैनाल देखने को मिलती है यहाँ पर। और ये पर्टिकुलर मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है सनाई पेनिनसुला से रिलेटेड। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। जो रेगुलर वीडियो आती है उसमें काफी तसल्ली में मैंने डिस्कस की थी, क्योंकि वहां पर अच्छा खासा टाइम रहता है। तो इसलिए कहता हूँ रेगुलर वीडियो अगर देखोगे तो ये वीडियो आप लोगों को रिवीजन की तरीके से लगी और आप लोगों का मजा भी आएगा। तो इसलिए रेगुलर वीडियो जरूर देखा करो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ बातें जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीजों के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो एक एक कर यहाँ पर देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होती है। खासकर बात करें अगर प्लास्टिक फ्री प्लेनेट के बारे में, तो आज की डेट में आप लोग अपने आसपास नजर घुमा के देखो, कोई ना कोई आइटम प्लास्टिक का आप लोगों को मिल जाएगा। तो जरूरी है उसके ऊपर काम करना, कैसे उसको रोकना है। और इसी के साथ में प्लास्टिक पोल्यूशन जो है वो बोला जा रहा है कि 3 गुना हो जाएगा 2060 तक का, यानी कि जितना अभी है वो उसका 3 गुना हो जाएगा। सोचो कितनी बुरी कंडीशन देखने को मिलेगी। माइक्रो प्लास्टिक है यहाँ पर, मैक्रो प्लास्टिक, मैक्रो, माइक्रो और नैनो प्लास्टिक देखने को मिल रही है। तो अलग अलग लेवल की प्लास्टिक, और ये ऐसी प्लास्टिक है अगर आप लोग एक पन्नी फेंक कर जाते हो 20 साल तक, अगर आप लोग कॉफी कप फेंकते हो 30 साल तक, अगर आप लोग स्ट्रॉ फेंकते हो 200 साल तक, अगर आप लोग ये ट्रे फेंकते हो प्लास्टिक की, ये 400 साल तक, एक ब्रश अगर यूज करके फेंकते हो 500 साल तक पड़ा रहता है यहाँ पर। तो इसलिए जरूरी है यहाँ पर कि इनको ढंग से यूटिलाइज किया जा सके। और इतना वेस्ट जनरेट होता है कि कई हाथी इसके साथ में कंपेयर किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वेस्ट जो यहाँ पर जो एक तरीके से स्टोरी अगर देखेंगे तो इंडिया के अंदर में अगर बात करें तो कितना वेस्ट जनरेट होता है, तो 25,940 टन प्लास्टिक वेस्ट एवरी ईयर। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एशियन 9,000 हाथी के वेट के बराबर आप लोगों को देखने को मिलेगा।
86 बोइंग जो जेट है उनके साथ में इसको कंपेयर किया जाता है। तो सोचो कितना प्लास्टिक पोल्यूशन है। तो इसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए कई सारे इनिशिएटिव हैं, स्वच्छ भारत मिशन, नेशनल डैशबोर्ड, एलिमिनेशन सिंगल यूज प्लास्टिक। पर लेकिन ये जब तक ग्राउंड लेवल पर नहीं पहुंचेंगे ना, हम जैसे लोग इनको इस्तेमाल करना नहीं चलेंगे स्टार्ट, तब तक ये नहीं सुधरने वाली है, वरना ये ऐसे ही पड़े रहेंगे। बात करते हैं और फिर हो जाते हैं। कई देशों ने रिजल्ट भी दिए, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, चाइना, यूएसए, यूरोपियन यूनियन, इन्होंने काम किए हैं और रिजल्ट भी दिए हैं। तो क्यों ना हम भी इसके बारे में सोचें और रिजल्ट दें, एक तरह प्लेज लें कि हाँ हम भी ऐसा कुछ करेंगे। आपकी क्या राय है इसके बारे में? ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में आप लोग सर्च करना, इसको वैसे काइट्रेड या फिर हिंदी में इसको चेट्रेड फंगस के नाम से जानते हैं। और ये मेंढक के अंदर में देखने को मिल रही है रिसेंटली अभी, जिसकी वजह से काफ़ी लार्ज स्केल पर जो मेंढक हैं वो मौत के घाट उतर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो फंगस है यहाँ पर इनको अपने चपेट में लेता है, उसकी वजह से गलने लगता है। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये जैसे यहाँ पर मेंढक के अंदर में जाता है तो उसको यहाँ पर गलाने लगता है और इसकी वजह से जो मेंढक है उसकी ज़िंदगी जो है बर्बाद हो जाती है। ठीक है, जो मेंढक है यहाँ पर जो पोर्स होते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में बात की जा रही है स्किन के अंदर में, तो यहाँ पर उसमें वो गलना स्टार्ट हो जाते हैं। इन्फेक्शन जो है काफ़ी लार्ज स्केल पे रहता है और 120 डेज के अंदर में, 120 डेज यानी कि लगभग 4 महीने के अंदर में एक मेंढक की जो जिंदगी है वो खत्म हो जाती है। तो अगर पूछे इसके बारे में ये फंगस किससे रिलेटेड है, यहाँ पर किसको यहाँ पर लेकर डूब रहा है, तो ये मेंढक की प्रजातियों को खत्म कर रहा है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन बने तो याद रखना यहाँ पर। प्लास्टिक फ्री बनाने की कोशिश की जा रही है काफ़ी लंबे समय से इस दुनिया को, पर लेकिन पता नहीं कब तक होगी। बहुत सारी ऐसी इंटर नेगोशिएशन कमेटी बनाई गई थी जैसे 2022 में, पर लेकिन अब तक इसका कोई रिजल्ट आया नहीं। ऐसे ही चीज़ें चलती रहती है, देखो कब तक यहाँ पर रिजल्ट निकल कर आएगा। अगर बात करें अमाउंट ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट एंटरिंग इन एक्वा इकोसिस्टम, इनके जो पानी के अंदर जा रहा है वो 9 से लेकर 14 मिलियन टन पर ईयर है। और आने वाले टाइम में बोला जा रहा है कि ये 2040 तक का लगभग 20 से 37 मिलियन टन हो जाएगा, यानी कि पानी के अंदर में जो वेस्ट हम लोग डाल के आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम मिलकर काम कर रहे हैं यहाँ पर इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी के साथ में, ताकि प्लास्टिक पोल्यूशन जो है उसको रोका जा सके। ठीक है, और उसको NINC2 बेसिकली बोला जा रहा है, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी। ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं। देखो कैसे सोल्यूशन यहाँ पर निकल कर आता है। इसको स्टार्ट किया गया था 2012 में यूनाइटेड एनवायरनमेंट असेंबली के, जो हाईएस्ट ये एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है इंटरनेशनल लेवल पर, और यूनाइटेड एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा मिलकर काम किया था। ठीक है, जो कि यहाँ पर ये एक सक्सेसर है गवर्निंग काउंसिल। ठीक है, तो कुछ बेसिक याद रख सकते हैं आप लोग। पॉल्यूशन अलग अलग तरीके के आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, पर वही है कि इंसान की अगर आदतें नहीं सुधरेंगी तो फिर ये चीज़ें नहीं सुधरेगी। इंडिया के अंदर भी जैसे आप लोगों से बात की, प्लास्टिक जो वेस्ट मैनेजमेंट, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ग्लोबल लेवल पर भी हैं, पर लेकिन रिजल्ट ग्राउंड पर कितना आता है वो देखने वाली बात है। क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट क्या होता है वो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। हिमालयन ब्राउन बियर जो हैं वो कश्मीर तक जाना स्टार्ट हो गए, उनके गांव तक, क्योंकि वहाँ पे आज की डेट में बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है। तो इसकी वजह से आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिल रहा है। इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में भी आ गए। तो हिमालयन जो ब्राउन बियर हैं पाकिस्तान, भूटान, इंडिया में बेसिकली पाए जाते हैं। IUCN के अंदर में इनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्टेटस में रखा गया है। ठीक है, जो ब्राउन बियर है इनको यहाँ पर यूरसस एक्रोटस के नाम से आप लोग जानते हैं। इसी के साथ में CITES में यहाँ पर इनको अभी अपेंडिक्स 1 में रखा गया और कुछ जगह अपेंडिक्स 2 में भी है। और हमारे देश के अंदर में तो इनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में रखा गया है कि प्रोटेक्शन की बेहद जरूरत है, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना जरूरी है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर पूछे NDA CDS के अंदर में भी काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रोल प्ले करेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पर बात की जा रही है आर्मी के द्वारा ज्वाइन किया गया ड्रिल जो स्पॉन्सर की गई USA के द्वारा मंगोलिया के अंदर में, जिसको जो यहाँ पर एक्सरसाइज खन क्विस्ट के नाम से यहाँ पर जाना गया, KHAAN। ठीक है, तो मंगोलिया का जो उलन बतार जो उसकी कैपिटल है वहाँ पर ये देखने को मिली 14 डे की एक्सरसाइज, जिसमें इंडिया के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। और ये जो यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग ऑपरेशन है उसके हिसाब से यहाँ पर ट्रेनिंग की जाती है ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, बाकी यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड बात की जा रही है। एक पर्टिकुलर कथकली बेसिकली आप लोगों को पता है एक डांस है यहाँ पर हमारे देश के अंदर में, तो उसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये इमर्ज हुआ था 17वीं सेंचुरी में, बैक स्टेज टू फ्रंट स्टेज लाया जा रहा है, सेंटर स्टेज पर चीज़ों को और अच्छे से लेकर चला जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है, तो हमारे देश के अंदर में बेसिकली जो कल्चर है उसको अच्छे से फोकस देने की बात की जा रही है। और कई सारे ऐसे जो मुद्राएं हैं यहाँ पर बनाए जाते हैं। और क्लासिकल डांस के बारे में जब आप लोग के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर भी क्लासिकल डांस की कैटेगरी में आते हैं। क्लासिकल डांस टोटल मिलाकर आप लोगों को 8 देखने को मिलते हैं, भरतनाट्यम, कथक, कथकली, इसी के साथ में कुचिपुड़ी, ये है मणिपुरी, इसी के साथ में मोहिनीअट्टम, उड़ीसी और सतारिया। कौन कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं ये आप लोगों को बताना है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से इनके बारे में कई बार पूछ ले आते हैं। हालांकि यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। डाउट इसको लेकर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी।
डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए अगर माया सिविलाइजेशन के बारे में, तो याद रखना यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिला यूकेटन पेनिसुला। कहाँ पर? ये आप लोगों को देखने को मिला बेसिकली मैक्सिको के अंदर में। तो यहाँ पर ये कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये मैक्सिको और ग्वेटमाला के एरिया में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला, जो कि काफी इंपॉर्टेंट एक सिविलाइजेशन है जो सामने निकल कर आई, और ये बोला गया कि जंगलों में छिपी हुई थी यहाँ पर ये। तो इसकी वजह से यहाँ पर न्यूज में आ गई थी। तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिले। तो याद रखिए किस पर्टिकुलर एरिया के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। अगर बात करें एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में, तो याद रखना यहाँ पर ये कई सारी सिविलाइजेशन है जिसके बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है जो इंडिया और पाकिस्तान के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलती है। मेसोपोटामियन का नाम सुना होगा, एंशिएंट इजिप्टियन सिविलाइजेशन के बारे में, चाइनीज सिविलाइजेशन के बारे में। ऐसे ही आप लोगों को यहाँ पर अजेटेक सिविलाइजेशन मैक्सिको के अंदर में है, पर्शियन और एंशिएंट, ये कई सारी मैच करने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आप लोगों से। तो इसलिए कह रहा हूँ ये चीजें ध्यान से सुनो और इनको याद रखो, तो फिर कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो कैसा लगा आज के डिस्कशन में? आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं? इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए, और नेक्स्ट मंथ की जो वीडियो है वो भी जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगी। फीडबैक जरूर करना, लाइक या डिसलाइक कर आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं। और अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं सीरियस तरीके से, तो पेड कोर्स भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं एप्लीकेशन के ऊपर जाकर। यूपीएससी और सीडीएस और ऑप्शनल के पीएसआईआर और सोशियोलॉजी भी स्टार्ट वहां पर हो चुके हैं, जो कि आप लोगों को बहुत फायदा पहुंचाएंगे। पर सीरियस कैंडिडेट हो तो ही वहां पर जाना, तो ही अपने घर वालों का पैसा लगाना। अगर सीरियस नहीं हो तो इन चीज़ों में कोई भी अपना टाइम और पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि सीरियस हो तभी फायदा है उस चीज़ का, ओके। तो कैसा लगा लेक्चर जरूर बताना, और ऑल द बेस्ट यार। अच्छे से तैयारी करते रहो और खुश रहो और एंजॉय करते रहो चीज़ों को, ठीक है। तो मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हो, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों का नमस्ते, छोटों का प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।